गुड मॉर्निंग डॉक्टर रामादास जी। यदि मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। योर ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड, आई थिंक दैट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कोई बात नहीं, आप मेरा परिचय उनको दे दीजिए। मेरी आवाज तो जा रही है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है जो आपका ऑडियो है उसमें जैक में कनेक्टेड नहीं है प्रॉपरली। माइक का जो है उसमें ऑप्शन रहता है, माइक्रोफोन या जो आपने लगाया उसको ऑप्शन थोड़ा सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में प्रॉब्लम है। हाँ, अब आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, again, डॉक्टर नवीन नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर यादव जी। मैं आपसे नेपाली में परिचय करवाता हूँ आपको। यस यस यस, धेरै राम्रो हुन्छ नेपालीमा कुरा गऱ्यो भने। पछि तपाईँलाई जेमा कम्फर्टेबल बडी हुन्छ त्यसमै बोल्नु होला। ल ल ल, मलाई जुनमा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसमा बोल्छु। डॉक्टर नवीन विनोद मर्मुली आयुर्वेदिक फिजिशियन्स आयुर्वेद उहाँ उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि मर्म चिकित्सामा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको एउटा इन्टरनेसनल जर्नल पनि अनलाइन जर्नल पनि प्रकाशन गर्नुहुन्छ, आयुर्वेद दर्पण एम राइट, आयुष दर्पण। आयुष दर्पण। त्यो पनि त्यसको पुरै इन्डियाभरि नै फेमस एउटा आयुर्वेदको जर्नलको रूपमा स्थापित भइसकेको छ र सर्वप्रथम आज सबैजनाले उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नु। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर नवीन भारतको राजै पनि हाम्रो नेपालसित उहाँको धेरै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। उहाँको ननिहाल पनि नेपाल नै। उहाँको आमा सिराहा जिल्ला, म पनि त्यही जिल्लाको पुरानो निवासी छु, सिराहा जिल्लाको हुनुहुन्थ्यो हैन डाक्टर साहब? यस, एकदम सही भन्नुभएको तपाईँले। अनि ससुराली पनि उहाँको सिराहा जिल्ला नै। हजुर हजुर। डेग्मी परिवारमा पनि ससुराली सिराहा जिल्लाको पानबारी गाउँमा। अनि एकदम सही। उहाँको बुवा, म ब्रिफ डिटेलमै उहाँको परिचय दिन कोसिस गरिरहेको छु। उहाँको बुवा पिथौरागढको हुनुहुन्छ र जुलोजीको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा मधुबनी जिल्लामा आरके कलेज
सायद मलाई लाग्छ बिहारको वान अफ द ओल्डेस्ट कलेज आरके कलेजको प्रोफेसर प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो र यसरी हाम्रो सम्बन्ध बेटी रोटीको सम्बन्धले गर्दा डाक्टर नवीनसित जोड्न गयो र उहाँको ननिहाल र ससुराल सबै यहाँ र साथसाथमा धेरै रिलेसन्स पनि उहाँ छ र विज्ञको कुरा गर्दा एकदम आयुर्वेदको माया गर्ने आयुर्वेदप्रति आफ्नो पुरै जीवन समर्पण गर्ने मध्ये एक हुनुहुन्छ। यस्ता पनि चिकित्सकहरू छन् कि एउटा पेसाले मात्रै तर उहाँ आयुर्वेदको लागि नै काम गरिराख्नु भएको छ। वन्स अगेन वेलकम डॉक्टर नवीन। धन्यवाद 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 डॉक्टर यादव जी, रामधार यादव जी, तपाईलाई एकदम धन्यवाद कि तपाईले मलाई एउटा मौका दिनुभयो नेपालको राष्ट्रिय संस्थानमा मर्म चिकित्साको प्रायोगिक जुन जानकारी छ त्यो मलाई दिनलाई तपाईको पूरा टिमलाई एक धेरै धेरै धन्यवाद। It's my pleasure yourself और नेक्स्ट टाइम हम फिजिकली भेंट करके हमारे जरूर जरूर चिकित्सक लोग को हमारे जितना में आयुर्वेद लोग हैं उनको हम आपको फिजिकली बुला करके ट्रेनिंग देने के सौभाग्य मिलेंगे। जरूर 1 घंटे की अवधि में डॉक्टर साहब ये हमारे जितना भी आयुर्वेद के परिवार के लोग हैं और सब लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के औषधालय के प्रमुख है सब लोग और बहुत दिनों से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेद के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग को अपना ज्ञान से और थोड़ा अपना आयुर्वेद में कुछ ज्ञान दे करके लोग को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर यादव जी। मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले भगवान शिव के मंत्र को ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयम अमृतात्। ये एक ऐसा मंत्र है जो कहता है कि भगवान हमें आप सुगंधित करते हो, पुष्टि करते हो और हमको आपसे एक ही कामना है कि जब हम इस जगह से मुक्त हो तो ऐसे मुक्त हो जैसे पकी हुई ककड़ी बेल से मुक्त हो जाती है। ये मंत्र इसलिए बोला गया, हिंदी नेपाली तो आप सब कॉमन समझते हैं, मैं बीच बीच में नेपाली भी लाऊंगा और बीच बीच में हिंदी में भी बोलूंगा क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा यहाँ पे बात करते रहते हैं हम लोग, तो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, नेपाली में भी कंफर्टेबल हूँ, घर में हम लोग बात करते हैं। वो इसमें मंत्र का उद्देश्य ये है कि ये मंत्र जो है ये बताता है कि पेन, जो अगर कहें कि पेनलेस डेथ, यानी ऐसी मृत्यु जिसमें दर्द ना हो। और भगवान शिव को मर्म विद्या, नाड़ी विद्या, रसायन तंत्र, इन सब के जो कहते हैं कि जिन्होंने इस धरती पे लाया उसके रूप में जाना जाता है। मेरे बताने का आपको ये उद्देश्य है कि अगर आप मर्म चिकित्सा अपनी प्रैक्टिस में, जैसा कि डॉक्टर यादव ने बताया, आप सब प्रैक्टिशनर हैं, निश्चित रूप से कि आप अपनी प्रैक्टिस में मर्म विद्या का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको भगवान शिव, क्योंकि आप पशुपतिनाथ भगवान जो महादेव हैं वो आपके यहाँ काठमांडू में अवस्थित हैं, तो निश्चित रूप से आप सब लोग शिव भक्त हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और आयुर्वेद मर्म विद्या का जितना प्रभाव आपको नेपाल में मिलेगा और वो अद्भुत रहेगा क्योंकि वहाँ लोग शिव के उपासक हैं। तो पहली बात तो ये कि आपका इस जो ये नॉलेज है इस पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, आपको कुछ प्रोटोकॉल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। मर्म चिकित्सा देने वाले को क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, उसमें पहला तो मैंने बताया कि एक तो भगवान शिव पे भरोसा, दूसरा रुद्राक्ष। मैं नेपाल आया था, वहाँ रुद्राक्ष बहुत उपलब्ध है। रुद्राक्ष कहीं ना कहीं किसी रूप में आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वहां पे आप रखें। क्यों रखना चाहिए मैं बताऊंगा आपको। तीसरी चीज जो है वो आपको जब भी इसकी प्रैक्टिस करें तो आप, मैं चूंकि प्रैक्टिकल बताऊंगा इसमें बहुत, चूंकि 1 घंटे का समय है तो खाली मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, बहुत थियरी पे नहीं जाऊंगा। आपको जब भी इस विद्या का प्रयोग करें तो आप मरीज को लिटा के करें, कभी भी खड़ा होके ना करें इसको। और कहीं पर भी मर्म आघात हो, अभी बताऊंगा मैं कि मर्म आघात क्या होता है, वहां पे इस मर्म विद्या का प्रयोग नहीं करना है। और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग, जो महिला चिकित्सकहरू छन्, गर्भिणी अवस्था में मर्म विद्या को प्रयोग गर्नु छैन। नेवर डू, कभी भी नहीं करें आप मर्म चिकित्सा का प्रयोग गर्भिणी स्त्री में, ये एकदम ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं करना है तो ये मैं बताऊंगा। सुश्रुत ने एक गर्भोपघात कर भाव बताए हैं, उसमें बताया है कि गर्भिणी जो होती है
उसमें जो आप भाव देंगे वही उसके बच्चे में भी जाता है, चूंकि उपघात हो सकता है, इसलिए यू हैव नेवर यूज द मर्म चिकित्सा इन अ प्रेग्नेंट लेडी, कभी नहीं करना है। मर्म क्या है? तो हमारे शरीर में 107 मर्म पॉइंट होते हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए, भूल जाएंगे। 107 होते हैं, 107 वड़ा मर्म बिंदु उंचा। अब आप कहेंगे धीरे जाना को मन में क्वेश्चन आवશે कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर मर्म चिकित्सा में क्या के डिफरेंस है? ત્યાં પણ पॉइंट ઊંચા, ત્યાં પણ आमिले दबाऊं छूं, ये एकदम साधारण सा सवाल आता है। वहां पर भी हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं। तो मर्म और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में ये डिफरेंस है कि मर्म में हम जो है वो ऐसे बिंदुओं को प्रेरण करते हैं, दबाते नहीं, वी नेवर प्रेस एनी पॉइंट, वी स्टिमुलेट, हम स्टिमुलेट करते हैं, हम जगाते हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं? एक्यूप्रेशर में हम प्रेशर देते हैं, और पंक्चर में हम क्या करते हैं? वहां पे हम किसी निडल से पंक्चर करते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है जो हमको दिखता है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मर्म की परिभाषा है, अगर आयुर्वेद में आप सब प्रैक्टिशनर हैं, आप जानते होंगे कि मर्म मारियंती इति मर्माणी, यानी जहाँ पे आघात हो जाए और आदमी मर जाए तो वो मर्म है। लोग यही जानते हैं, आयुर्वेद के लोग। आज तक आपको यही पढ़ा होगा, आपने सुश्रुत संहिता में यही पढ़ा होगा। तो फिर आपके मन में सवाल आ सकता है कि जहाँ मर जाए आदमी आघात होने से, वो मर्म बिंदु है, वो मर्म स्थान है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा पॉइंट आप क्यों बता रहे हो कि उसको टच करो, स्टिमुलेट करो? या मर जाए आदमी, वो तो बचाना चाहिए, ऐसा ही लिखा हुआ है सर शास्त्रों में। तो ये आपने कौन सी नई विद्या बता रहे हैं आप, जिसमें मर्म को चिकित्सा के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं? आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी सब सवाल, बहुत सामान्य सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि जब पूजा करते हैं पंडित, आप सबने अपने घर में पूजा के लिए बुलाया होगा कभी ना कभी पंडित को, तो आप देखेंगे कि वो एक अंगन्यास करते हैं, अंग को न्यास करते हैं। वो यहाँ टच करते हैं, देखा होगा आपने, यहाँ टच करते हैं, वो इधर टच करते हैं, हृदय में टच करते हैं, नाभि में टच करते हैं, और वो करण न्यास करते हैं। आप करण न्यास और अगन न्यास, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो की जाती है, आपने देखी होगी। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये मर्म स्थान को आच्छादित की जाती है इसमें। और हम भगवान के सामने जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हम बड़े स्वस्थ हैं और बड़े ही काबिल हैं। तो हम इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम बड़े स्वस्थ हैं, बड़े काबिल हैं। तो इसलिए जो है, ऐसे ही मर्म चिकित्सा भी है। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आया चिकित्सा, कहाँ से इसका उल्लेख आया, कहाँ से ये विद्या आई? तो ये वैदिक विद्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज अ वैदिक नॉलेज। तो वैदिक नॉलेज में 4 प्रकार की चिकित्साएं होती थी। थोड़ा सा परिचय देके फिर मैं क्लिनिकल पे आ जाऊंगा। एक तो कहते हैं आंगिरसी, और एक को कहते हैं आंगिरसी विद्या, जिसमें हम अंगों का, व्यक्ति के अंगों का प्रयोग करके, अंगों का ही प्रयोग करके हम रोगी को ठीक करते हैं। यानी कि उसके अपने अंगों से उसके अंगों को टच किया हमने और उसको ठीक कर दिया। दैट इज आंगिरसी। सेकेंड वन इज द दैवी चिकित्सा। दैवी चिकित्सा में पंच भौतिक चिकित्सा आती है, जिसमें महाराष्ट्र में, भारत में लोग पंच महाभूत से चिकित्सा करते हैं। उसके बाद है मनुष्य जात, जिसको मनुष्य ने डेवलप किया। और एक अथर्वणी होती है चिकित्सा। 4 चिकित्सा होती है, अथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्य जात। ये आप कहेंगे सर कहाँ से इसका रेफरेंस है? तो अथर्ववेद में इसका रेफरेंस है। तो जो आंगिरसी विद्या है, जो आंगिरसी विद्या है, वही विद्या का पार्ट है मर्म विद्या। पहली बात तो क्लियर हो गई, ये वैदिक विद्या है। अब मैं आता हूं कि शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं, मर्म स्थान होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर क्या 107 मर्म स्थान हम लोग चिकित्सा में प्रयोग करते हैं? देखिए 107 में हमको कुछ जो इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, उन्हीं का हम चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। बाकी स्वतः स्टिमुलेट होते हैं। आप बैठे हैं जैसे पद्मासन में, मैं देख रहा हूं, तो आपके मर्म स्थान स्टिमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि आप पद्मासन में बैठे हैं। तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो स्टिमुलेट हो रहा है, यानी कि आपका गुदा मर्म स्टिमुलेट हो। अगर हम हाथ ऐसे बांध के बैठे हैं, तो हम अपने स्तन मूल, स्तन रोहित, इन मर्मों को स्वतः स्टिमुलेट करते हैं। तो इसलिए उन मर्म स्थानों को हम, जो हम लगातार अपनी दैनिक क्रियाओं में स्टिमुलेट होते रहते हैं, उनको स्टिमुलेट नहीं करते। तो शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं, 107 मर्म बिंदु होते हैं। आप बोलेंगे सर ये मर्म बिंदु कहाँ पे होते हैं?
तो ऐसा कहा गया है कि शरीर में मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इनका जहां पे मिलन होता है, जहां पे ये मिलते हैं और वहां पे प्राण का निवास होता है, कहा गया है, वो मर्म स्थान। यानी कि मर्म स्थान, मर्म स्थान कौन हो? मर्म स्थान त्यो स्थान हो जहां मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि र संधि को मेल हुन्छ, मिक्स हुन्छ, अनि त्यहाँनिर प्राणको निवास हुन्छ। ये प्राण इज देयर, प्राण वहां पे है। तो इसीलिए देखा होगा आपने, बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी कि एक श्रवण कुमार थे हमारे, आपने बड़े बड़े अपने माता पिता के भक्त थे। तो दशरथ जो थे वो जंगल में शिकार कर रहे थे और उनको लगा कि ये नदी में कोई मृग जो है वो पानी पी रहा है, तो उन्होंने धोखे में तीर चला दिया और वो यहां जाके तीर लग गया। जब दशरथ जी ने देखा कि मैंने तो यार एक आदमी को मार दिया है, बड़ा घबरा गए वो, और उन्होंने झटके से वो तीर निकाल दिया, और तीर निकाल दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब उनको ये मालूम नहीं था कि अगर वो तीर रहता वहां पे तो शायद श्रवण कुमार नहीं मरते, क्योंकि इसको विशल्य मर्म कहा गया है। यानी इधर शल्य पड़ा है तो तब तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आपने शल्य बाहर निकाला तो वहां स्थित वायु बाहर निकल जाएगी और व्यक्ति की इमीडिएट मृत्यु हो जाएगी। इसको विशल्य मर्म का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं। तो कहने का अर्थ है कुछ मर्म जो है ऐसे होते हैं जो बड़े प्राण घातक होते हैं, सद्य प्राण हर मर्म होते हैं। आपने पढ़ा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे रावण के नाभि मर्म पर भगवान श्री राम ने आघात किया तो रावण की मृत्यु हो गई, यानी वो प्राण हर मर्म। जैसे हृदय प्राण हर मर्म, ऐसे ही हमारे कुछ मर्म जो बिंदु प्राण हर मर्म है, जिनपे आघात से इमीडिएट मृत्यु हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जिनपे आघात से थोड़े दिन बाद मृत्यु होती है, जिनको कालांतर प्राण हर मर्म कहते हैं। कुछ ऐसे जो मैंने बताया विषल्लग्न है, कुछ ऐसे मर्म है जो रुजाकर हैं, जिनमें अगर आघात हुआ तो वेदना होती है। कुछ ऐसे हैं जो आपको कुछ नहीं करेंगे, पर आपने आघात कर दिया तो आपको डिसेबल कर देंगे, विकलांग बना देंगे, उन्हें व्हीकल लेकर मर्म। तो ये मर्म, बेसिकली ये मर्म स्थान है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर सद्य प्राण हर मर्म है, कालांतर प्राण हर मर्म है, विषल्लग्न मर्म है, रुझाकर मर्म है, वैकल्यकर मर्म है, सारे इन मर्मों पे तो अगर हम टच करेंगे तो ऐसे प्रभाव हो सकते हैं, आपके मन में प्रश्न आएगा। लेकिन ये एक रिवर्स फार्माकोलॉजी है। आप देखेंगे कि इन मर्मों पर एक, जैसे कि आप मान लीजिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब आप जानते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में अगर हम फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं तो वो बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है। और उसी न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम एक प्रकार से सेफ गार्ड कर देते हैं कैडमियम के प्लेट में, तो उससे हम एनर्जी डेवलप कर लेते हैं, बिजली चलाते हैं, उससे बड़े बड़े पावर प्लांट चलाते हैं। दुनिया में अधिकांश जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही मिल रही है। वो तो दोनों ही तरह के प्रयोग हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, केरला में कलरी वाले वहां पे एक मार्शल आर्ट की टेक्निक है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, सत्य प्राण हर मर्म को आघात करते हैं और वो मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस में प्रयोग करते हैं। ऐसी एक पिक्चर आई थी कमल हसन की, हिंदुस्तानी, उसमें आप देखेंगे तो वो उन्हीं उन्हीं मर्म स्थानों पर अटैक कर रहे हैं। यानी दोनों तरह के प्रयोग हैं इसके, चिकित्सा वाले प्रयोग भी हैं और आघात वाले भी प्रयोग। जैसे कि हर दवा, अगर हम कोई दवाई खाते हैं, अगर हम डोज में ले रहे हैं तो उसका अच्छा इफेक्ट मिलेगा, ओवरडोज करेंगे तो साइड इफेक्ट मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट मिलेगा, वो पॉइजनस भी हो सकता है। तो यानी मर्म विद्या उन्हीं मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करके पॉजिटिव इफेक्ट प्राप्त करना मर्म चिकित्सा है। क्लियर हो गया आपको? तो पहला तो एक वैदिक चिकित्सा है। दूसरा, हम किसी भी मर्म बिंदु पर आघात नहीं करते, यानी कि हम कोई भी मर्म बिंदु जो मैं आपको बताऊंगा उस पर हम आघात नहीं करते, हम क्या करते हैं, उत्प्रेरण करते हैं, वी स्टिमुलेट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि उत्प्रेरण सर कैसे करते हैं, क्योंकि एकदम 1 घंटे का लेक्चर है तो मैं 1 घंटे में ही आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा जो आपके एकदम समझ में आएगा। तो देखिए, आपको एक मर्म होता है, इसका नाम है अधिपति। ये अधिपति मर्म दिख रहा होगा आपको। हमारे जो सिर के टॉप में, जब हम लोग, हमारे घर में मुंडन होता है, उपनयन होता है, तो बाल उतार देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इतना हिस्सा हिंदुओं में छोड़ देते हैं, जिसे हम शिखा बोलते हैं, या हम टिकी बोलते हैं, मैथिली में टीक बोलते हैं, है कि नहीं? हमको मैथिली भी आती है। तो उसको उसको छोड़ देते हैं, सभी लोग करते हैं। वो इसीलिए किया जाता है
ताकि हमारा जो ये स्थान है ये सेफ रहे। एंटीना भी कहते हैं उसको कहने वाले, लेकिन वो सेफ रहने के लिए उसको करने का पीछे उसका उद्देश्य है। तो अगर आप, मैं सबसे पहले इसी बिंदु से स्टार्ट करता हूँ। इस बिंदु के बारे में कहा गया है, जो ये हमारा ये अधिपति वाला स्थान है, इसके बारे में कहा गया है कि ये बड़ा आग्नेय स्वभाव का है, आग्नेय स्वभाव का है, सद्य प्राणहर है कहा गया है। और साथ साथ इसका जो प्रमाण बताया गया है वो अर्ध अंगुल प्रमाण का बताया गया। अर्ध अंगुल का अर्थ ये आधा अंगुल होता है, हमारे अंगुल से सर्कल सरकमफरेंस में इसको अर्ध अंगुल प्रमाण का बताया गया। अब आप नाम देखिए इसका, सब जाना ले इसको नाम गौर गर्नुस अधिपति। आपने अधिपति यानी वन हु कैप्चर्स, यानी जो कंट्रोल करता हो। लंका अधिपति रावण आपने सुना होगा, लंका का राजा रावण। आपके नेपाल में पहले राजतंत्र था तो वहां पर भी कहते थे प्रचंड प्रतापी भूपति अधिपति, ऐसा कुछ कहते थे, मेरे को याद है अधिपति कहते थे। हमारे यहाँ भी अधिपति कहते थे, आज भी जो हमारा राष्ट्रगान उसमें अधिपति शब्द आता है, यानी कि पूरा का पूरा कमांड करना, कंट्रोल करना। यानी ये मतलब समझ में आता है कि इसका नाम अधिपति है तो ये पूरे शरीर पे कंट्रोल करता है। तो आप कहेंगे कि मारने वाला है, नुकसान करने वाला है, तो इसका फिर नाम अधिपति क्यों हुआ? फिर कुछ और नाम दे देते इसका नाम, क्यों डॉक्टर साहब? यही है ना, फिर नाम अधिपति ही क्यों दिया? अभी किसी का नाम अगर इतना बढ़िया है और उसका हम कहेंगे कि नुकसान करता है। नाम में जब गौर किया गया तो देखा गया ये तो बड़ी जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त इसका प्रभाव है। तो ये अधिपति एक मर्म सा, तो इसके बारे में इसको कैसे स्टिमुलेट करना है, तो राजा है निश्चित रूप से, या प्रधानमंत्री हैं हमारे, अब आजकल राजा तो है नहीं अब, तो आप प्रधानमंत्री हैं उनकी जगह पे, राष्ट्रपति हैं। तो हम जब जाएंगे तो उनके पास अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास ऐसे तो जा नहीं सकते। तो इसके बारे में भी कहा गया है कि इस मर्म स्थान पर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। तो इसका 2 समय बताया गया उत्प्रेरण का। एक तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, आप सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यू ऑल नो द ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे से 6 बजे। और सायं काल त्रिकाल संध्या, जब हम सांझ संध्या को आरती करछो तो टाइम 2 टाइम भने को छ, एवढा ब्रह्म मुहूर्त, एवढा संध्या को आरती को टाइम। तो आपके मन में ये सवाल तो अब आप उसको दोपहर करेंगे, रात के 12 बजे करेंगे तो ये दुष्प्रभाव करेगा। आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सब सोने के समय पे जाएंगे, या भगवान के मंदिर में भी उनका एक समय होता है, रात्रि में मंदिर के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो कैसे करना है स्टिमुलेशन? तो पंचभूत, 5 भूत हमारी उंगलियों में, ये हमारा अग्नि महाभूत है, ये हमारा जल महाभूत है, आप सब जानते हैं, ये हमारा आकाश महाभूत है जो मिडिल फिंगर है, और इधर वायु, और ये पृथ्वी। ये 5 महाभूत 5 उंगलियों में। ये फिर से मैं बताऊं, ये अग्नि है, ये जल है, ये आकाश है, ये वायु है, और ये पृथ्वी। तो इन 5 उंगलियों से आप जरा टच करके देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप जरा टच करके देखें इसको, 5 उंगलियों से टच करें, और इसको ये जैसे ये मैंने आपको अधिपति है, ये प्रेस करना है, रिलीज करना है। यू हैव टू प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। अब आपके मन में सवाल आया कि सर कितनी देर प्रेस करना है? तो प्रेस एंड रिलीज का जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड, यानी कि जितने समय में ओम नमः शिवाय बोलते हैं उतने समय में आपको प्रेस और रिलीज कर देना है। यानी प्रेस और रिलीज का जो टाइम है ये 0.8 सेकेंड। अब तपाईहरुको मनमा यो क्वेशन आउँछ कि किन 0.8 सेकेंड? तो जुन हाम्रो कार्डिक साइकल हुन्छ, जुन हृदयको रक्त फेक्ने र हृदयले रक्त लिने जुन टोटल टाइम हुन्छ त्यो 0.8 सेकेंड को हुन्छ। 1 कार्डिक साइकिल इज इक्विवेलेंट टू 0.8 सेकेंड। और ये भी एक बड़ा चंबा है कि ओम नमः शिवाय बोलने में भी 0.8 सेकेंड लगता है। तो यानी कि प्रेस और रिलीज करने में 0.8 सेकेंड लगता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों करें? ये तो रोगी के लिए करना चाहिए मर्म विद्या। तो मैं बताऊं ये एक ऐसी विद्या जो स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए और रोगी के विकार के प्रशमन के लिए भी दोनों प्रभाव है इसका। तो यदि आप स्वस्थ हैं, आप सब स्वस्थ हैं, यहाँ दिख रहे हैं आप मेरे को, इतना अच्छा योगा मैट में बैठे हैं, सब पद्मासन में बैठे हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति को 5 से 8 बार करना है। नोट कर लीजिए आप, यू हैव टू स्टिमुलेट 5 to 8 टाइम्स ओनली।
और कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको 15 से 18 बार करना। अब आपके मन में सवाल, अब आपने देखा होगा पंचकर्मा जो लोग करते हैं वो यहाँ पे ना पिचू रखते हैं, पिचू कॉटन में डिप करके ऑयल लाई डिप गरेर यहाँनिर राख्छन्, सिरो पिचु भन्छन् त्यसलाई। यो अधिपति मर्ममा राख्ने विधान छ। केरलामा खुब मानसिक व्याधिहरूको रोगी हुन्छन्, त्यहाँ एउटा मानसिक हस्पिटल छ, त्यहाँ सबलाई पिचु पिचु राख्छन् यहाँनिर। त्यो अधिपति मर्ममा नि राख्ने प्रोसेस छ। तो ये अधिपति मर्म जो है निश्चित रूप से हमारे मानसिक कंडीशन, यानी कि उन्माद है, तनाव है, शरीर में कोई इस प्रकार का हार्मोनल प्रॉब्लम है, या फिर किसी को नींद नहीं आती है, किसी का कंसंट्रेशन नहीं रहता है, किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनमें ये बहुत बढ़िया फायदा देता है। अभी का समय तो नहीं है अधिपति का स्टिमुलेट करने का, अभी तो 10 से ऊपर हो गए हैं। आप कल सुबह 4 से 6 बजे के बीच में स्टिमुलेट करिएगा और फिर देखिएगा कैसा प्रभाव है इसका। और जो मैंने बताया है वो केवल मैंने गप तो नहीं यहाँ का कि सर आपने बता दिया, कुछ लोग फांकी मारते हैं ना, हमने फांकी तो नहीं मारा, आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको अगले दिन इसका प्रभाव दिखेगा। और आप अगर इसका दुष्प्रभाव देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप रात के 12 बजे इसको टच करके देखिएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो यानी कि समय की बाध्यता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या का समय, 2 टाइम एकदम क्लियर है। ये हमारे सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। आपके शरीर के जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सब में, लास्ट में मैं आपसे 10 मिनट बात भी करूंगा, आपके सवालों के उत्तर भी दूंगा जो आपके मन में आएंगे। तो ये अधिपति है। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या के समय में इसको स्टिमुलेट करना है। हम स्वस्थ हैं तो 0.8 सेकेंड, यदि रोगी है तो उसको 15 से 18। कहाँ कहाँ फायदा करता है आप चाहें तो लिख लीजिए। पार्किंसनिज्म के मरीजों में बहुत फायदा करता है। आपकी क्लिनिक में ओपीडी में पार्किंसनिज्म के मरीज आते होंगे, जिनके हाथ कंपवात बोलते हैं, जिनके हाथ पांव कांपते रहते हैं, जो लोग लीवोडोपा डोपामिन लेते हैं, उनमें बहुत अच्छा प्रभाव देता है। जिनको और किसी प्रकार की जो है MND बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप कहेंगे कि वो तो हम करेंगे, निश्चित रूप से आप करेंगे उसका स्टिमुलेशन। यदि वो खुद से कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा टिपिकल है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम कहाँ से जाएंगे उसके पास, या हम त्रिकाल संध्या में कैसे जाएंगे, हम तो क्लिनिक चला ओपीडी में बैठते हैं। तो आप उसके अटेंडेंट को ट्रेन कर देंगे जो आप उसके साथ आ रहा है और वो करेगा, यानी कि आपके पास सारे ऑप्शन। तो ये अधिपति। इसी प्रकार से 5 समझ में आ गया, ये टॉप ऑफ द वर्टेक्स पे होता है, जहां पे हमारी चुटिया होती, शिखा होती है। ये अर्धअंगुल प्रमाण का मर्म स्थान है। इसी को हम लोग सहस्रार चक्र का भी स्थान कहते हैं योग में, आप लोग योग जानते हैं। सहस्रार चक्र का भी स्थान है, ये आग्नेय स्वभाव का होता है। यहाँ पे जब भी आप तेल अप्लाई करें या मसाज करें तो हमेशा, क्योंकि ये आग्नेय स्वभाव का है, तो शीत वीर्य औषधियों से युक्त तेल का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ज्योतिषमुखी तेल है, ब्राह्मी तेल है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब आइए 5 होते हैं सीमंत मर्म। अधिपति एकदम क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। अब होते हैं 5 मर्म होते हैं सीमंत। ये कैसे होते हैं, तो ये हमारे, ये यहां से यहाँ एक रेखा खींचेंगे, यहां से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, तो इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। यहां से यहाँ हमारे पूरे जो हमारा जो हेड है इसको 2 हिस्सों में बांटता है, इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। ये सब एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा। और जो ये पीछे जो हमारा ये इधर अधिपति के पूरे इधर काटता है जो एक सूचर होता है, इसको बोलते हैं लेम्डोइडल सूचर। तो ये कोरोनल हो गया, ये सजाइटल हो गया, और ये लेम्डोइडल हो गया। मेरे बाल छोटे हैं, आपको अच्छे से दिख रहा हो, इसीलिए आपको आराम से दिख रहा होगा। ये कोरोनल, ये सजाइटल, और ये पीछे लेम्डोइड। जहां हमारी महिलाएं मांग रखती है, सिंदूर रखती है, वो सजाइटल सूचर पे एकदम क्लियर है। देखिए कितना बढ़िया हमारे यहाँ चोटी रखते हैं, चुटिया रखते हैं, उसके भी पीछे लॉजिक है। अधिपति मर्म, हमारी जो महिलाएं हैं वो भी चोटी रखती हैं, आपने देखा होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे पंडित जी लोग भी चुटिया रखते हैं, और इसके पीछे जो कारण है वो अधिपति मर्म को आच्छादित करने का। ऐसे हमारे 5 सीमंत मर्म होते हैं। तो ये कोरोनल पे 2 होते हैं, देखिए कोरोनल पे यहाँ 2 होते हैं, सेजाइटल पे 1 होता है, और ये पीछे लेम्डोइडल सूचर जो है, ये लेम्डोइडल सूचर, इस पे 2 होता है।
तो आप कहेंगे कि सर इसको कैसे स्टिमुलेट करेंगे? फिर से आप लिख लीजिए चाहें तो, कोरोनल पे 2 होता है, सेजाइटल पे 1 होता है, लैम्बडोइडल पे 2 होता है। लैम्बडोइडल LAMBDOIDAL। कोरोनल, कोरोना से सब कोरोनल जानते ही हैं। सेजाइटल सेजाइटल है, पीछे लैम्बडोइडल है। तो अब देखा गया कि जब आप बहुत टेंशन में होते हैं कभी, तो आप क्या करते हैं, या बहुत कोई अवसाद में रहता है, या किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी के यहाँ कुछ भी हो गया, तो ये इस प्रकार से सर पकड़ के बैठ जाते हैं लोग। देखा होगा आपने, अरे यार बड़ा दिक्कत है। आपने देखा होगा महिलाओं को रोते हुए, कोई घटना दुर्घटना घट गई तो ऐसे पकड़ के हाय राम करके ऐसे करके ही रोते हैं। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? इसके पीछे देखा गया तो इस प्रकार से जब हम हाथ रखते हैं तो हमारे पूरे के पूरे जो सीमंत मर्म है वो कवर में आ जाते हैं। कैसे आते हैं? तो देखिए, आप ऐसे करके देखिए, तो जो आपकी छोटी उंगलियां ये कोरोनल सूचर पे आती है, जो आपकी बाकी 3 उंगलियां हैं ये आपके सेजाइटल सूचर पे आ जाती है, और जो पीछे अंगूठा है ये लेम्बोइडल पे आ जाता है। ये देखिए ऐसे। अच्छा, अब आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना, पूरा यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे, सुबह करिएगा, अभी तो खाली बता रहा हूँ, तो बड़ा मजा आएगा। अभी करके देख सकते हैं आप, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आपका हेडेक कैसा भी हो रहा हो, कैसा भी आपको स्ट्रेस हो, कैसा भी अवसाद हो, कैसा भी आपको सर दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह का आपको टेंशन हो रहा हो, ये मुक्त कर देता है। ये सीमंत मर्म है। अब आप कहेंगे कि सर सीमंत मर्म और ये अधिपति मर्म और उसके चारों तरफ सीमंत मर्म, राजा महाराजा भी होते थे अपने, तो उनके दरबार में दरबारी लोग होते थे। आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ 5 मिनिस्टर्स, 10 मिनिस्टर्स कैबिनेट में होते हैं। तो यदि आप इन्हें प्राइम मिनिस्टर मान लें अपने देश का, क्योंकि हमारा सिर जो है इसको देश की राजधानी कही गई, पूरे शरीर का ये एक प्रकार से कैपिटल है, और उस कैपिटल में राजा सबसे ऊपर बैठा है, प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर बैठा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने वाले 5 उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीमंत मर्म 5 होते हैं। जो काम अधिपति तो करता है वो तो ये करते ही करते हैं। इसके अलावा ये आपको इस प्रकार की कंडीशन है, अवसाद है, कहीं पर सिर दर्द है, कहीं पर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन सब में ये लाभ देता है। तो आपने देखा होगा जब आप कहीं भी बार्बर के यहाँ जाते हैं, आपने गौर किया होगा, वो मसाज करता है आपके सिर का, ऐसे 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 करके, फिर ऐसे 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 करता है, फिर पीछे ऐसे ऐसे करता है। उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली सीमंत मर्म पे मसाज कर रहा है। तो इसलिए जब भी आप कभी अपना मसाज भी करें तो आप ये कोरोनल पे 2 है, ऐसे मसाज करें ऑयल से। फिर ये सीमंत ये यहाँ सेजाइटल पे 1 है, ठीक अधिपति के आगे, और ये पीछे लेम्बोइडल पे। देखिए आपको बड़ा अच्छा प्रभाव मिलेगा। ऐसे रोगी जो आपकी क्लिनिक पे आ रहे हो, जिनको इंसोम्निया हो, याद नहीं रहता है, बुढ़ापे में एक बीमारी होती है एल्जाइमर्स, भूल जाते हैं, या फिर ऐसे लोग आ रहे हो जो डिप्रेशन में, अवसाद में, हम लोग सिरोधारा करते हैं या हम लोग सिरोबस्ती देते हैं, ये सारे मर्म स्थान के थ्रू ही काम करते हैं। उनको हम एक्सप्लेन नहीं करते इन चीजों को। तो एक्चुअली जो सिरोबस्ती भी देते हैं तो ऑयल पूरा हमारे अधिपति और सीमंत मर्म को कवर करता है। तो ये जो प्रभाव है ये सीमंत मर्म का। अब आप देखिए इसका नाम, सीमंत का अर्थ होता है जोड़ना, टू कनेक्ट, सीमेंटिंग। तो ये सीमेंटिंग करता है। ये कालांतर प्राणहर मर्म है, यानी कि थोड़ा सा कम खतरनाक है लेकिन बड़ा फायदेमंद। तो आप इसको सुबह कीजिए, तरीका यही है इसका स्टिमुलेट करने का। आप सब देख लीजिए दोबारा से। आपका जो अंगूठा है ये पीछे आना चाहिए, और प्रेस जो है पूरा 5 उंगलियों से, और पीछे अंगूठे पे भी प्रेशर डलेगा, है ना, इस प्रकार से। ये बड़ा जबरदस्त प्रभाव है, आप सुबह देख करके देखिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और रोगी के लिए भी। बात वही है कि स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 बार, और बीमार व्यक्ति में 15 से 18। स्टिमुलेशन कितनी बार, कितनी देर के लिए करना है? तो 0.8 सेकेंड। तो ये आपको मैंने अधिपति राजा 1 बताया, और 5 मैंने सीमंत बताया। अब आइए, जब प्रधानमंत्री साहब हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी 5 हैं, तो इन्होंने कोई ना कोई सूचना प्रसारण के लिए भी व्यवस्था रखी होगी, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा ही 2 मर्म है, इसका नाम है विधुर। तो वो कहाँ पे? तो कान के ठीक नीचे। देखिए आप अपने अपने कान के नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मेस्टॉइड प्रोसेस है। जरा आप इसको ऐसे ऐसे करके दबा के देखिए तो आपको एक क्लिक की आवाज आ रही होगी, देखिए आपको आ रही होगी शायद। कान के ठीक नीचे
जहाँ पे हमारी ये पिन्ना है ना, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप दोनों अंगूठे को रखिए, रखिए जरा, ऐसे रखिए। महिलाएं यहाँ पे बाली पहनती हैं हमारी, नहीं, यहाँ पे कान में बाली पहनने का यही कारण है। देखिए कर्ण छेदन करते हैं, हमारे बचपन में कान छेद दिया था, कान छेद देते हैं मुंडन करने से पहले, कर्ण वेदन संस्कार है ये सब। ये अब आप इसको ऊपर की तरफ उठाइए, हल्का सा ऐसे, देखिए एक हल्का सा क्लिक, जैसे लग रहा होगा ना कोई प्लास्टिक जो है, आपको ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई प्लास्टिक को आपने ना ऐसे टच किया है, एकदम ऐसे क्लिक की आवाज आ रही होगी। ये हमारा विधुर मर्म है, बड़ा अच्छा है। ये विधुर मर्म जो है ये वैकल्यकर मर्म है, सुनने की क्षमता को अच्छा करता है। जिन लोगों को ऑडिटरी प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है या फिर कम सुनाई देता है, बाधिर्यता आ गई है, अब आप बड़े गौर से समझिएगा, इसी मर्म पर आघात से कहते हैं कि आदमी बहिरा हो जाता है, और अगर उसी मर्म को आप स्टिमुलेट करते हैं तो बहरापन ठीक हो जाता है। यानी ये रिवर्स फार्माकोलॉजी, जिस मर्म पर आघात से जो दुष्प्रभाव होते हैं वही उसके स्टिमुलेशन से प्रभाव मिलते हैं। तो ये वैकल्यकर मर्म है, संख्या में 2 होता है, कान के ठीक नीचे, ये हमारी जो पिन्ना है उसके नीचे मैस्टोइड प्रोसेस होता है, उसके पास होता है। तो इसको आप यूं ऊपर उठाएंगे और छोड़ेंगे, देखिए यूं उठाएंगे और छोड़ेंगे, उठाएंगे छोड़ेंगे, उठाएंगे छोड़ेंगे। आप सब स्वस्थ हैं, 5 बार से 8 बार करेंगे और अपने रोगी में 15 से 18 बार बताएंगे। ये कैसा मर्म है? तो ये मर्म वैकल्यकर है, और सारे वैकल्यकर मर्म सौम्य होते हैं, जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो ये वैकल्यकर मर्म है। इसको बस ध्यान ये रखना है कि इसको बहुत ज्यादा 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 तेजी से स्टिमुलेट नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये स्नायु मर्म है, स्नायु मर्मों को थोड़ा सा सावधानी से करना है। और ये मर्म सुनने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो हियरिंग एड लगाते हैं, तो निश्चित मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसका कंप्लीटली जो है हियर लॉस है, पूरा आपका सिस्टम ही खत्म हो गया है, उसको ये इम्प्रूव कर देगा। लेकिन जिन लोगों में थोड़ी सी ऊंचा सुनते हैं, जो अलिकति जोर ले भने भने मात्रै सुन्छन्, जस्तो सुन्नमा प्रब्लम छ, उनीहरूलाई तपाईँले यो मर्म स्टिमुलेट गर्ने एडवाइस दिएर राम्रो प्रभाव प्राप्त हुन्छ। यानी ये हमारे सुनने की क्षमता को ठीक करता है। अब आप देखना हो, कर्ण पूरण करते हैं हम लोग, कान में तेल डालते हैं, बहुत लोग यहाँ पे ना ये यहाँ पे अग्निकर्म भी करते हैं और यहाँ पे कर्ण वेधन भी करते हैं। इन सब का प्रभाव जो है मर्म के प्रभाव से ही मिलता है। तो हमने अभी 1 मर्म अधिपति जाना, 5 मर्म सीमंत जाना और 2 मर्म विधुर जाना। विधुर का मूल रूप से जो प्रभाव है वो हमारे ऑडिटरी सिस्टम पे है, सुनने की क्षमता पे है, और इस पर अगर आप जोर से आघात कर देंगे तो निश्चित रूप से बधिरता हो जाएगी। इसलिए हमने ध्यान रखिएगा, हम किसी भी मर्म को दबाते नहीं है, मर्म को हम प्रेरित करते हैं, मर्म को हम जगाते हैं। तो दबाने में और जगाने में फर्क है। इसीलिए कोई भी कहेगा कि मर्म दबा रहे हैं तो गलत है, मर्म को स्टिमुलेट किया जा रहा है। और कितने समय के लिए? 0.8 सेकेंड। ओम नमस्ते। तो ये विधुर हो गया, ये संख्या में 2 है। मैं बड़े शॉर्ट में और आपको कुछ काम की चीजें बता के समाप्त करूंगा, ताकि अपनी प्रैक्टिस में आप इसको यूज करें। क्योंकि मर्म पे अगर मैं पूरा आपको मर्म बताऊं तो ये 15 से 20 दिन 1-1 घंटे का लेक्चर चलता है जो मैं पढ़ाता था। अभी थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्याएं हुई है, इस वजह से मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, पर मैं लेक्चर्स भी लेता हूँ, ऑफलाइन कोर्सेज भी, ऑफलाइन भी देता हूँ वर्कशॉप्स, तो पूरा सिखाता हूँ। पर मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा कि आप प्रयोग करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा, फिर आपको इसका इंटरेस्ट आएगा। अब आइए, एक मर्म होता है जिसको बोलते हैं शंख मर्म। ये कहाँ पे होता है तो इसके बारे में कहा गया है, ये देखिए जो हमारा आईब्रो का एंड है ना, और जो हमारी एक कर्णपाली है, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप एक रेखा खींच लीजिए और उसके सेंटर पे देखिए, आप टच कर, ध्रुवो अंतरी ऊपरी कर्ण ललाटे मध्य सद्यो मरणम शंखम, शंख मर्म। हौ के अंत में और कर्ण ललाट के मध्य में जो मर्म बिंदु है इसको कहा गया शंख। देखिए आप हाथ लगा के देखिए, गड्ढा सा आपको फील हो रहा होगा यहाँ पे, भौ के अंत में और कर्णपाली के ललाट के मध्य में, बीच में देखिएगा, है ना, सेंटर पे है ये, देखिए गौर से। और जरा यहाँ पे हाथ लगा के देखिए आप, तो आपको एक हल्का 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 पल्पेशन फील हो रहा होगा, स्पंदन फील हो रहा होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे जब सर दर्द होता है तो ये वाला पॉइंट दबाओ। आपने देखा होगा, आप खुद भी दबाते होंगे। और आपने भी गौर से देखा होगा, जब हम सीमंत मर्म स्टिमुलेट कर रहे थे तो हमारा ये वाला हिस्सा शंख मर्म पे पड़ रहा है
यानी इनडायरेक्टली हम शंख मर्म को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ये शंख मर्म है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सद्य प्राणहर मर्म है, लिखा है सद्यो मरणम। तो आप कहेंगे कि सर ये शंख मर्म है, ये ठीक अधिपति जैसा ही है, अधिपति भी सद्य प्राणहर मर्म था, ये शंख भी सद्य प्राणहर मर्म है, आग्नेय स्वभाव का होता है। लेकिन आप अगर इसको स्टिमुलेट करेंगे तो ये बड़ा फायदेमंद है। इसके बारे में कहा गया है ये आपके टेक्टाइल सेंसेशन को ठीक करता है। टच लिख लीजिए आप, टच करके आप कोई चीज जैसे गर्म है ठंडा है ये आप अनुभव करते हैं, उसको ये इम्प्रूव करता है, टेक्टाइल सेंसेशन को ये इम्प्रूव करता है। और ये अपान क्षेत्र पे इसका प्रभाव है। अपान क्षेत्र आप सब जानते हैं, जहाँ पे अपान वायु का स्थान है, यानी गुदा है, हमारा वंक्षण प्रदेश है, पेल्विक रीजन है। तो अपान वायु की गति को ये अनुलोमित करता है, यानी अपान वायु का स्थान है नीचे जाना है, इसको नीचे जाना है, यानी हम मूत्र का विसर्जन करते हैं, हम मल त्याग करते हैं, गर्भोत्पादन होता है, ये सारा काम अपान वायु का है। लेकिन अपान कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं तपाईहरुले अनुभव गर्नुभयो होला कि जब टाइममा खाना पाएन, जसरी कुनै काम छ अनि पुरा दिन भोकै बसिगयो, तो त्यो अपान वायु प्रतिलोमित भइजान्छ अनि एकदम सीवियर हेडेक हुन्छ, एकदम सरदर्द होता है, आपने देखा होगा। कभी कभी तो उल्टी करता है आदमी, तब वो सही होता है। तो उस स्थिति में ये जो शंख मर्म है ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप लिख लीजिए कि ये अपान वायु को नीचे ले जाता है, यानी जो उल्टी हो गई है अपान वायु ऊपर की तरफ आ गई है, इसको ये अनुलोमित करने का काम करता है। छोटा साइज का है, अर्धंगुल प्रमाण का है, आग्नेय स्वभाव है इसका, सद्य प्राणहर मर्म है और ये अस्थि मर्म है। मर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ मर्म संधि होते हैं, कुछ अस्थि होते हैं, कुछ मांस होते हैं, कुछ सिरा होते हैं, कुछ स्नायु होते हैं। तो ये अस्थि मर्म है। ये मर्म हमारी जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, मल त्याग करने में दिक्कत हो रही हो, और आप ट्राई कीजिएगा, आप उसको कहिए कि शंख मर्म स्टिमुलेट करो, मोशन जाएगा। किसी को यूरिन रुक गई हो मान लीजिए, आप उसको शंख मर्म उत्प्रेरण कराइए, उसको एकदम यूरिन होगा, आप देखेंगे। किसी को अपान वायु के प्रतिलोम होने से उल्टी आ रही हो, बिचली आ रही हो, गैस बन रहा हो बहुत ज्यादा, आप उसको शंख मर्म उत्प्रेरण करने के लिए कहिए तो एकदम लाभ मिलेगा। तो ये हमारा शंख मर्म है। शंख मर्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मर्म स्थान हमारी अपान वायु के लिए, अपान वायु से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान रखिएगा, किसी भी मर्म स्थान का स्टिमुलेशन गर्भिणी स्त्री में नहीं कराना है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर फिर तो ये डिलीवरी को कराने में भी मदद करेगा, क्योंकि अपान वायु पर इसका प्रभाव है। तो नहीं, मेहरबानी करके इसको नहीं करना है। ये प्रोटोकॉल है हमारा, मर्म बिंदु का स्टिमुलेशन हम प्रेगनेंसी में नहीं करते। दूसरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, किसी को मर्माघात हो गया हो, यानी किसी को किसी मर्म स्थान पे चोट लगी हुई है, जैसे मान लीजिए कि किसी को यहाँ पे कान के नीचे चोट लगी हुई, या किसी भी मर्म स्थान पे फ्रैक्चर हो गया है, चोट लगी हुई है, घाव है, तो क्या वो मर्म स्थान पर स्टिमुलेशन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। वहां पे मर्म स्टिमुलेशन नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि किसी भी मर्म स्थान पे यदि चोट लगी हो, आघात हो, तो हमने स्टिमुलेशन नहीं देना है, क्योंकि ये प्राण के स्थान है। और जब प्राण वहां पे खुद कष्ट में और आपने और कष्ट दे दिया तो फिर कष्ट बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान देना है। तो ये आपको शंख मर्म है। बहुत जल्दी जल्दी में आपको बताएंगे कि 1 घंटे में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, और एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको अपनी प्रैक्टिस में आप करेंगे, इसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। उसके मरीज को आप एकदम चुटकी में ठीक करके दिखाएंगे आप। ये मैं आपको आज सिखा के जाऊंगा। पहले सिर के मर्म कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको फ्रोजन शोल्डर में आप कैसे क्लिनिकली अप्लाई करेंगे ये बताऊंगा। इसके बाद है अपांग मर्म। देखिए अपांग क्या होता है, जो हमारा भौं है ना, इसका लास्ट जहाँ पे एंड हो रहा है। अभी आपने शंख देखा था, वो यहाँ था, बीच में था। अपांग कहाँ छ, जहाँनिर हाम्रो यो आईब्रो को समापन भइरहेको छ, भैया यो एंड ऑफ द आईब्रो। ये देखिए आप वहां पे टच करके देखिए तो वहां पे भी आपको गड्ढा गड्ढा लग रहा होगा, तो वहां पे भी आपको हल्का हल्का पैल्पिटेशन फील हो रहा होगा। दिस इज कॉल्ड अपांग संधि एंड दिस इज अ शिरामर्म। संधि है पर ये शिरामर्म है। तो यहाँ पे इसको अपांग मर्म कहते हैं। निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो हमारे आलोचक पित्त पर है, हमारी आंख पर है, हमारी आईसाइट पर है, हमारे देखने पे है। तो इसको स्टिमुलेट अगर हम करते हैं तो हमारी जो जो विजन की प्रॉब्लम है, जो हमारी दृष्टि दोष है,
किसी को मायोपिया होता है, किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है, किसी को स्क्विंट होता है, भेगापन, जो नाई को प्रॉब्लम हुन्छ, सीधा आईबॉल जो है टेढ़ा दिखता है, बड़ी समस्या रहती है, आदमी कहीं पर भी जाके बैठ नहीं सकता, उसको अजीब सा लगता है, तो भेगापन बोलते हैं, स्क्विंट बोलते हैं। इनमें ये अपांग मर्म बहुत अच्छा काम करता है। ये भी वैकल्यकर मर्म है, शिरा मर्म है, निश्चित रूप से इसको भी हम। और आपके मन में सवाल आया कि सर बाकी मर्मों को क्या आपने, ध्यान दीजिएगा, खाली सद्य प्राणहर मर्म जो है उसको आपने ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या में करना है। बाकी मर्म आप कभी भी कर सकते हैं, आपकी ओपीडी में आएगा तो भी कर सकते हैं आप। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अधिपति और जो मर्म, जैसे कि अभी और बताएंगे हम आपको कुछ मर्म, जैसे आपने शंख देखा है, तो इन मर्मों को प्राय आप ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या में करें। बाकी आप अधिपति को छोड़ दें तो बाकी मर्मों को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अधिपति थोड़ा खतरनाक होता है, वो राजा है ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मर्म को आप, आपकी ओपीडी में मरी जाए तो भी आप करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसके लिए सुबह का इंतजार करें या शाम का इंतजार करें। तो ये अपांग मर्म है, ये हमारी जो आईसाइट है, दृष्टि है, इसको अच्छा करता है। और जिनमें भेंगापन है, स्क्विंट है, उनमें इसका बड़ा लाभ है। इसके बाद जो है एक मर्म है जिसको बोलते हैं स्थापनी। मैंने अभी श्रवण कुमार जी का उदाहरण बताया था। ये जो ग्लेबेला पे मर्म है हमारा, ये स्थापनी मर्म है। स्थापनी का अर्थ होता है स्थापित करना, स्टैब्लिश, कुनै चीजलाई स्टैब्लिश करना। या जैसे आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है कि हम ये करें ना करें, अरे बड़ा कन्फ्युज रहता है। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो होला, जब केही पनि बिर्सिजान्छ मान्छेले त के गर्छ, त्यसले हिट गर्छ यहाँनिर, अरे यार याद नहीं आ रहा है, अरे भूल गया मैं, ऐसा ऐसे करते हैं, इधर इधर ही मारते हैं। देखा होगा आपने, आप भी ऐसे करते हो, अरे यार भूल गया यार, साला ये चीज याद नहीं आ रही है। तो ये हमारा स्थपनी का क्षेत्र, यानी आपकी मेमोरी को रिकॉल करने को, यानी जुन चीजें तपाईँले बिर्सिनु भएको छ त्यसलाई यसले रिकल गर्नमा धेरै मद्दत गर्छ। त्यसैले यसलाई स्थपनी भन्छन्। आज्ञा चक्रमा स्थित यो मर्म हो। तर कस्तो मर्म हो यो मर्म विशल्यग्न मर्म हो, यानी कि यसमा शल्य भित्र गयो भने, त्यसलाई यदि निकालिदियो भने इमिडिएट डेथ हुन्छ। र यो हामीले कसरी स्टिमुलेट गर्ने हो, र तपाईँले गौर गर्नुभयो होला, हामी टीका लगाउँछौँ, चन्दन लगाउँछौँ होइन, त्यो यहीँनिर हामी लगाउँछौँ, यहीँनिर लगाउँछौँ। त्यसैले यसलाई, यो एउटा मार्क हो। हामीले यो एउटा हाम्रो जुन धर्ममा, हाम्रो जुन परम्परामा जुन टीका लगाउने, शिखा राख्ने, महिलाहरूले मागमा सिन्दूर राख्ने, यहाँनिर कानमा बाली लगाउने, यो खाली यो देखावटी होइन। यो सबको जुन ब्याकग्राउन्डमा जुन छ, जुन चिकित्सकीय महत्व छ र एउटा इन्फर्मेसन छ कि यो मर्म स्थान हो। त्यसैले हामीले यो सब हाम्रो जुन हाम्रो वैदिक संस्कृति छ, जुन वैदिक संस्कृतिमा जुन यो हाम्रो परम्परा छ, चाहे नेपाल र भारतमा यो परम्परा एकदम छ। यहाँनिर टीका लगाउने, यहाँनिर बिन्दी लगाउने, यो हाम्रो स्थपनी मर्म। त्यसलाई कसरी स्टिमुलेट गर्ने, त्यसलाई यसरी तपाईँले आफ्नो हातलाई नै यस्तो गर्नु, दुईटै औँलाले यस्तो गर्नु, अनि यस्तो गरेर यसलाई माथि गर्नु छ यसरी, 1 2 3 4 5, यसरी तपाईँले यसलाई यस प्रकारले तपाईँले यसले स्टिमुलेट गर्नु छ। अनि स्टिमुलेट गयो भने यो तपाईँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो औँलाले सिधै माथि गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका यो हो कि यसरी आफ्नो औँलालाई, दुईटै औँलालाई यसरी गरेर, अनि यो एउटा यहाँनिर उठेको पोइन्ट बनिजान्छ, त्यसलाई यसरी गरेर तपाईँले यसलाई 5 से 8 चोटि यो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिकलिङ, यानी जसलाई जस्तो कसैलाई एकदम भुल्ने जस्तो प्रब्लम हुन्छ, मेमोरी धेरै राम्रो हुँदैन, सर्ट टर्म मेमोरी लस हुन्छ, या एकदम केही चिज पनि याद हुँदैन, बेसिकली कन्सन्ट्रेसन हुँदैन पढाइमा बच्चाहरूलाई, बेसिकली तपाईँले हेर्नुभयो होला माइन्ड एकदम डाइभर्टेड हुन्छ, र उनीहरूलाई यो मर्म स्थान स्टिमुलेट गर्ने एडभाइस हामीले दिन्छौँ। त्यसको प्रभाव राम्रो हुन्छ। त यो अधिपति एक मर्म भयो, 5 सीमन्त मर्म भयो, 2टा विधुर भयो, एउटा शंख भयो, फेरि अपाङ भयो, फेरि यो स्थपनी भयो। त्यसपछि हामी आउँछौँ श्रृङ्गाटक भन्ने 4वटा मर्म हुन्छ। यो हाम्रो यहाँनिर हुन्छ, जुन हाम्रो इनर क्यान्थस हुन्छ, यो कनिनक सन्धि भन्छन्, यहाँनिर र भित्र यो मर्म हुन्छ। 4वटा मर्म हुन्छ। भित्रको मर्म बाहिरबाट देखाउन सकिँदैन किनभने यो सफ्ट प्यालेटमा हुन्छ,
बाहिरबाट हामी यसलाई स्टिमुलेट गर्छौं। यो पनि सद्य प्राणहर मर्म हो र एकदम फाइदा दिने मर्म हो। यहाँ भन्छन् कि सारी नाडी जुन हुन्छ हाम्रो कानबाट निस्किने, हाम्रो आँखबाट निस्किने सारी नाडीको यहाँनिर जुन चाहिँ जङ्सन हुन्छ, यो जङ्सन पोइन्ट हो र स्थपनी यस्तो पोइन्ट हो जहाँ हाम्रो सारै नाडी सुषुम्ना नाडीमा गएर मिलिजान्छन्। त्यसैले भन्छन् कि स्थपनी मर्म जसलाई यो आज्ञा चक्र जसको खुलिजान्छ त्यो त्रिकालदर्शी भइजान्छ मान्छे। भन्छन् यस्तो धेरै जसो हाम्रो साधुहरू सन्तहरू भन्छन् तिनीहरू त्रिकालदर्शी थिए, तिनीहरू भूत भविष्य सब देख्थिए। त्यो उनीहरूको यही आज्ञा चक्रलाई उनीहरूले जागृत गरेका थिए। यो हाम्रो श्रृङ्गाटक मर्म। सर्टमा भन्छु म, यो 4 हुन्छ सङ्ख्यामा। यसलाई स्टिमुलेट गर्नलाई तपाईँले आफ्नो दुईटै औँलालाई यसरी राख्नु छ र भित्र अलिकति प्रेस गर्नु छ, रिलिज गर्नु छ, भित्र प्रेस गर्नु छ, रिलिज गर्नु छ, प्रेस गर्नु छ, रिलिज गर्नु, प्रेस गर्नु छ, रिलिज गर्नु छ। यसलाई श्रृङ्गाटक भन्छन्। जस्तो कसैलाई कोभिड जब थियो तब यो मर्म एकदम धेरै फाइदा दियो। कोभिडमा किनभने कोभिडको कई मरिज एसिम्प्टोमेटिक थिए जसको श्रृङ्गाटक मर्म एक्टिभ थियो, तिनीहरू कोभिडमा एक्टिभली उनीहरूलाई लङ्समा इन्फेक्सन भएन। जुन हामी नश्यकर्म गर्छौँ, नासाबाट औषधिलाई भित्र हाल्छौँ, चाहे त्यो चूर्ण जस्तो औषधि हो, चाहे तेलबाट हो, चाहे घृतबाट हो, त्यो सबको प्रभाव यहाँ श्रृङ्गाटकबाट हुन्छ। नासा ही शीर्षो द्वार यस्तो भनेको छ कि नासाबाट तपाईँ शिरमा पुग्ने बाटो हो। यानी क्यापिटल जुन हाम्रो अधिपति र सीमन्तमा यदि तपाईँले मेसेज पठाउनु छ त्यसको लागि श्रृङ्गाटक इज द बेस्ट वान, नासिका इज द बेस्ट वान। यो हाम्रो संस्कृतमा यो श्लोक पनि उद्धृत छ। यो श्रृङ्गाटक मर्म हो, यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। यो हाम्रो जसो कसैलाई एलर्जी हुन्छ, बेसिकली स्निजिङ, राइनोरिया, एकदम छीक आउँछ, एकदम एलर्जी हुन्छ, नासामा ब्लक रहन्छ, बेसिकली नाक बन्द हुने जस्तो हुन्छ, बीचमा जुकाम खाँसी यस्तो प्रब्लम, भाइरल इन्फेक्सन धेरै हुन्छ, तिनीहरूलाई यो श्रृङ्गाटक मर्म स्टिमुलेट गराउने एडभाइस गर्नुहोस्। यदि प्रब्लम छ भने 15 र 18 चोटि, यदि प्रब्लम छैन भने 5 देखि 8 चोटि। स्टिमुलेसन टाइम 0.8 सेकेन्ड। ओम नमः शिवाय, सिम्पल छ, यसको प्रभाव धेरै छ। इन सर्ट मैले तपाईँलाई बताएँ कि यो हाम्रो एलर्जिक मेनिफेस्टेसनमा, घ्राण शक्तिको प्रब्लममा यो एकदम राम्रो प्रभाव गर्छ। त्यसपछि हाम्रो दुईटा मर्म छ, फणा भन्छन्। यो नाकको ठिक तल एला नेजाई भन्छन् यसलाई, यहाँनिर हुन्छ यो। अनि यो एकदम जस्तो गार्ड हुन्छ नि, गार्ड जस्तो नासिकामा नासा ही शीर्षो द्वार भन्ने भनिन्छ। द्वारमा द्वारपाल पनि हुन्छ, सिक्युरिटी गार्ड पनि हुन्छन्। त्यस्तै यो मर्म दुईटा हाम्रो सिक्युरिटी गार्ड हो। यसलाई फणा भनिन्छ, PHANA, फणा, फणा मर्म। अनि यसलाई कसरी स्टिमुलेट गर्ने हो, त्यो सानो औँलाले यसरी यहाँनिर लगाएर आथी यस्तो थिच्ने हो, यसरी यो सानो औँलालाई यहाँ लगाएर यहाँ माथि यसरी थिच्ने हो। यसले हाम्रो जुन ब्लक छ, हाम्रो नेजल ब्लक छ, या त्यही एलर्जी छ, या कुनै पनि हार्मफुल भाइरस ब्याक्टेरिया, त्यसलाई यसले भित्र प्रवेश गर्न मा एकदम अब्स्ट्रक्सन गर्छ, यसले रोक्छ यसले। त्यसैले तपाईँलाई थाहा होला कि जुन कोभिड कालमा औपीडन नस्य यहीँनिर हामीले 2 बुन्द टपकाउने, हाम्रो यहाँ इन्डियामा आयुष मिनिस्ट्रीले पनि यो एडभाइस गरेको थियो। अनि हामी पनि जुन हाम्रो यो प्रतिवर्ष नस्य छ, प्रतिदिन लिने जुन मत्स्य छ, त्यसलाई हामी यहाँ राख्छौँ, यहाँनिर राख्छौँ। यसले के गर्छ, हाम्रो फणा मर्मलाई एक्टिभेट गर्छ। यो हाम्रो फणा मर्म। तो यो मैले तपाईँलाई शिरको सारा मर्म बताइदिएँ। अब इन लास्ट 5 देखि 10 मिनटमा तपाईँलाई म एक्सट्रिमिटिजको मर्म बताउँछु, जो तपाईँको क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा यसले काम गर्छ। तपाईँ जति पनि जना हुनुहुन्छ यहाँ, त्यो यसको क्लिनिकल प्रयोग गर्नु होला। एकदम इफेक्ट, फ्रोजन सोल्डरमा एकदम इफेक्ट देखिन्छ। मेरो तमाम भिडियो युट्युबमा नवीन जोशी गरेर सेयर गर्ने, सर्च गर्नु होला, त्यहाँ तपाईँलाई यो सब भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ। त यो हामीले शिरको सारा मर्म हामीले एउटा इन्ट्रोडक्टरी नलेज हामीले पायौँ। अब हामी आउँछौँ हातको मर्म। हातको मर्म यहाँ तलबाट स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिले क्षिप्र भन्ने मर्म हुन्छ। क्षिप्र यो औँठा छ र यो हाम्रो तर्जनी इन्डेक्स फिङ्गर छ, यसको यो जोइन्ट छ। यहाँ जोइन्ट हेर्नुहोस्, यो जोइन्टनिर यहाँनिर न यो हेर्नुहोस्, यो पोइन्ट, दिस इज द पोइन्ट। कहाँ औँठा
र यो तर्जनी अङ्गुली अनि यो जोइन्ट पोइन्ट जुन छ यसलाई यसरी यसरी थिच्ने हो, यसरी तलबाट अगाडि अगाडि जाने। यू हैव टू गो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। क्षिप्र, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए, ये महिलाओं के लिए, फॉर फीमेल्स, महिलाहरूलाई एकदम राम्रो यो मर्म स्थान हो। फ्रोजन शोल्डरको लागि यो एकदम एकदम चमत्कारिक पोइन्ट हो। पोइन्ट एकदम क्लियरली हेर्नुस्, यो औँठा हो हाम्रो, यो यहाँनिर एउटा वेब छ, यो हाम्रो इन्डेक्स फिङ्गर, यो जोइन्ट हो, यो जोइन्ट हो। अनि यो जोइन्टमा हामीले औँठा राखेर यसरी अगाडि गर्ने, यसरी। ठिक छ? आई थिङ्क तपाईँहरूले यो हेरिसक्नुभयो होला। यसलाई स्नायु मर्म भन्छन्। यो हाम्रो इन्डोक्राइन सिस्टममा थाइरोइडको जसलाई प्रब्लम छ, फ्रोजन शोल्डरको जसलाई प्रब्लम छ, एकदम एक्सिलेन्ट रिजल्ट छ। तपाईँहरूले जसो हात माथि जाँदैन नि, कति कति वर्षदेखि हात माथि गइरहेको छैन, यसरी हात माथि गर्न प्रब्लम छ, हातलाई घुमाउनमा प्रब्लम छ, यो क्षिप्र मर्म स्टार्ट गर्नुस्, एकदम लाभ मिल्छ। क्षिप्र मर्म स्नायु मर्म हो, स्नायु मर्म हो। यो पनि मर्म धेरै प्रभावी मर्म हो। यसले हाम्रो इन्डोक्राइन सिस्टममा, यो हाम्रो फ्रोजन शोल्डरमा, हाम्रो जति पनि प्रब्लम्स रिलेटेड विथ जुन नर्भस सिस्टम रिलेटेड प्रब्लम छ त्यसमा एकदम काम गर्छ। क्षिप्र भन्दा पहिले एउटा मर्म मैले बिर्सिगएँ, त्यसलाई तल हृदय मर्म भनिन्छ। एकदम एकदम काम गर्छ। तपाईँहरूले यसको प्रयोग गरेर हेर्नु होला। यो हाम्रो मिडल फिङ्गर छ नि, मिडल फिङ्गर, मिडल फिङ्गरबाट एउटा रेखा खिच्नुस् भर्चुअली, अनि यसलाई बीचबाट काटिदिनुस्, या आफ्नो मिडल फिङ्गरलाई यसरी मोड्नुस्, मोड्नुस् मोड्नुस्, यो यसरी मोड्नुस्, जहाँनिर आउँछ यो पोइन्ट हेर्नु, अलिकति यो सेन्टरबाट साइडमा आउँछ। फेरि हेर्नुस्, यो मिडल फिङ्गरलाई मोड्नुस्, यो जहाँनिर आउँछ यो पोइन्ट हेर्नुस्, या फेरि सेन्टर मिडल फिङ्गरबाट एउटा रेखा खिच्नुस्, यसलाई बीचबाट काटिदिनुस्, त्यो त्यहीँनिर आउँछ। यसलाई भनिन्छ तल हृदय। तल हृदय, यो नोट गरिलिनु, तपाईँ प्र्याक्टिसनरहरूलाई एकदम काम गर्छ। यो इमर्जेन्सीको लागि हो। तल हृदय यानि कि हाम्रो हृदय त यहाँनिर छ, यो कहाँबाट हृदय यहाँनिर आयो, किन यसको नाम तल हृदय मर्म दियो? तल हृदय काश्यप संहितामा एकदम मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। काश्यप ऋषिको नाम लिँदाखेरि काश्यप ऋषिको जुन संहिता थियो त्यो भारतमा पाइएन। नेपालमा हेमराज जुन पण्डित हेमराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँनिर यो काश्यप संहिताको हामीलाई ग्रन्थ, भले अधुरो ग्रन्थ पाइयो तर पाइयो। त्यसमा भनेको छ कि 5 वटा हृदय हुन्छ मनुष्यमा। 5 वटा हृदय कसरी हुन्छ? 2टा हाम्रो हातमा, 2टा हाम्रो पैरमा, खुट्टामा, अनि यसलाई तल हृदय भनिन्छन्। यानी निश्चित रूपमा यसको हृदय सम्बन्ध केही सम्बन्ध होला, तब त यसको नाम तल हृदय दिइयो। यस्तो प्र्याक्टिकली प्रयोग गरेर देखियो कि जब यसलाई स्टिमुलेट गरिन्छ, जब यसलाई हेर्नु यसरी स्टिमुलेट गर्ने होइन त जसको ब्लड प्रेसर नर्मल छ त्यसले केही चेन्ज गर्दैन। यसले एकदम अद्भुत प्रभाव छ मर्मको। जुन नर्मल ब्लड प्रेसर छ त्यसमा केही चेन्ज गर्दैन। जसको बढेको छ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, त्यसको एकदम 50 mmHg सम्म कम गरिदिन्छ यसले। तपाईँ चेक गर्नु होला, जहाँ तपाईँको प्र्याक्टिसमा मरिजहरू, रोगीहरू आउँछन्, तपाईँ यसलाई, यो मर्मलाई स्टिमुलेट गरेर टेस्ट गर्नु होला कि यो 15 देखि 18 सम्म स्टिमुलेट गरेपछि त्यसको ब्लड प्रेसर जुन 200 छ, 180 छ, जस्तो अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि अब त्यहाँ मेडिकल स्टोर पनि बन्द छ, घरमा अब यस्तो भइगयो, एकदम ब्लड प्रेसर बढिरहेछ, 200 भइरहेछ, मान्छेलाई एकदम इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट नदियो भने त त्यो एकदम हार्ट फेलियरबाट डेथ भइजान्छ या आर्टरी रप्चर गरिजान्छ। त्यस्तो इमर्जेन्सी कन्डिसनमा तपाईँले यो 2टै हातमा, प्रेफरेबली लेफ्ट ह्यान्डको अनि त्यसपछि राइट ह्यान्डको, यदि इमर्जेन्सी छ तब। यदि इमर्जेन्सी छैन भने तपाईँले मेलको फर्स्ट राइट ह्यान्ड, फिमेलको फर्स्ट लेफ्ट ह्यान्ड। ध्यान दिनु होला, एक्सट्रिमिटिजको मर्म जुन म अहिले बताइरहेको छु तपाईँलाई, जुन हाम्रो तल हृदय छ, क्षिप्र छ, अरू पनि मर्म अहिले बताउँछु म, त्यो महिलाहरूमा पहिले बायाँ साइडको गर्नुहुन्छ, अनि दायाँ साइड राइटको। पुरुषमा पहिले दायाँको अनि बायाँको। तपाईँले सोध्नु मनमा प्रश्न आउँछ कि यस्तो किन सर, महिलामा पहिले बायाँको अनि पुरुषमा पहिले दाहिनेको? यस्तो छ कि यो हाम्रो योग दर्शनमा पनि भनिएको छ कि जुन हाम्रो महिला हुन्छन् त्यसको चन्द्रमा जुन हुन्छ त्यो प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ, लेफ्ट साइड प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ। त्यसैले विवाहमा, शादीमा, कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रममा महिलालाई बायाँ लेफ्ट साइडमा बसाउने विधान छ। त्यसैले हामी पहिले
एक्सट्रिमिटिजको जुन मर्म गर्छौँ त्यसमा फर्स्ट हामी फिमेल्सको लेफ्ट साइडको अनि राइट साइड, और मेलमा पहिले राइट साइडको अनि लेफ्ट साइड। तर यदि कोही इमर्जेन्सीमा मरिज छ जसको हाइपरटेन्सन छ त्यसको फर्स्ट तपाईँले यो लेफ्ट साइडको मर्म स्टिमुलेट गर्नु छ, ब्लड प्रेसर बढेको अवस्था। अब तपाईँको मनमा एउटा सवाल आउँछ कि सर ब्लड प्रेसर घटेको अवस्थामा के गर्नु छ? घटेको अवस्थामा पनि हामीले यही मर्मलाई स्टिमुलेट गर्नु छ। यानी मर्म स्थान भगवान की तरह है। भगवान के पास आप जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि भगवान हमको आप पैसा देना। भगवान सर्वव्यापी है, वो आपको कम है तो बढ़ा देगा, ज्यादा है तो घटा देगा, पैसा ज्यादा है तो कम कर देगा, खर्चा करा देगा, और कम है तो बढ़ा देगा, और नहीं ठीक ठाक पैसा है आपके पास तो बैलेंस रखेगा। सेम टू सेम यो मर्ममा छ। यदि हामी हेल्दी छौँ, हाम्रो ब्लड प्रेसर नर्मल छ, यसले ब्लड प्रेसरमा केही प्रभाव हाल्दैन। यदि तपाईँको ब्लड प्रेसर नर्मल 120/80 छ, तपाईँ स्टिमुलेट गर्नुहुन्छ 120/80 नै रहन्छ। यदि तपाईँको ब्लड प्रेसर 180/110 छ, तपाईँ प्रयोग गरेर हेर्नु होला, यो मर्मस्थानलाई 15 देखि 18 सम्म स्टिमुलेट गर्नु, ब्लड प्रेसरमा 50 mmHg कम भइजान्छ। मलाई एउटा जोक जस्तो कुरा लाग्छ, म बिहारमा बसेको छु, मान्छेहरू त्यहाँ सुर्ती खान्छन् नि यसरी यसरी गरेर, तो तिनीहरू बचपनमा मलाई याद छ भन्छन् कि बुद्धि बढ जाता है, इससे बुद्धिवर्धक होता है भन्थे। अब मलाई लाग्छ कि बुद्धि त जे पनि होस्, तर ब्लड प्रेसर एकदम नर्मल हुन्थ्यो उनीहरूको, त्यसैले तिनीहरू स्ट्रेस फ्री रहन्छन्, किनभने यो जुन पोइन्ट छ त्यो अक्सर तिनीहरूले स्टिमुलेट गर्छन्, इनडाइरेक्टली तिनीहरूलाई थाहा छैन। यो हाम्रो तल हृदय मर्म एउटा रेफरेन्सको लागि मैले बताएको। अनि हाम्रो जुन अगन्यास गर्छन् त्यसमा पण्डितहरूले पनि ओम अस्त्राय फट गर्छन् लास्टमा। त्यो अस्त्राय फट जुन हुन्छ त्यो बाईं तरफको लेफ्ट साइडको तल हृदय मर्ममा नै गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसको मतलब छ यो कहीँ न कहीँ हाम्रो हृदयमा यसको प्रभाव छ। र यो हृदय रोगीमा, ब्लड प्रेसर जस्तो प्रब्लममा, कार्डिक प्रब्लम्समा, इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टमा यो मर्म बिन्दु एकदम काम गर्छ। यो तल हृदय भयो, यो क्षिप्र भयो। अब आउँछौँ हामी, टाइम आई थिंक 10:04 भएको छ, म 15 देखि 20 मिनट एक्स्ट्रा लिन्छु तपाईलाई यो हातको मर्म बताएर अनि समाप्त गर्छु। अनि यो हाम्रो आई थिंक दैट अहिलेसम्म जति पनि मैले मर्म बताएँ त्यो क्लियरली तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो होला। त्यसको मेन क्लिनिकल जुन रोल छ त्यो मैले बताएँ, त्यो पनि तपाईलाई एकदम दिमागमा फिट भइगयो। जस्तो तल हृदय बताएँ मैले, क्षिप्र बताएँ मैले, अधिपति बताएँ, सीमंत बताएँ, यो विदुर बताएँ, शंख बताएँ, अपांग बताएँ। आई थिंक दैट तपाईहरुले यसको मेन कुराहरु बुझ्न सक्नुभयो होला। अनि अब आउँछ इन्द्रवस्ती, एउटा मर्म हुन्छ त्यसलाई भन्छ इन्द्रवस्ती। तो यो हाम्रो एल्बो जोइन्ट हो। एल्बो जोइन्ट हेर्नुस्, यो एल्बो जोइन्टबाट 4 अंगुला तल आउनु छ, माथि होइन, तल। इन्द्रवस्ती 4 अंगुला नाप्नुस्, यो एल्बो जोइन्टबाट 4 अंगुला नाप्नुस्। अनि सेन्टरमा यो पोइन्टलाई यसरी थिच्नुस्, छोड्नुस्, थिच्नुस्, छोड्नुस्। एकदम राम्रो मर्म छ यो फिमेल्सहरुको लागि। युट्राइन प्रब्लम्समा, ओभेरियन प्रब्लम्समा, यस्तो जसलाई डायबिटिक प्रब्लम छ, या हाम्रो ओल्ड एजमा जसलाई प्रोस्टेटको प्रब्लम हुन्छ, प्रोस्टेटमा बार युरिनेसन जानुपर्छ, त्यस्तोमा यो इन्द्रवस्ती मर्म एकदम काम गर्छ। हेर्नु न, नाम पनि कस्तो राम्रो छ, इन्द्रवस्ती। इन्द्र भनेको बारिसको देवता, बस्ती भनेको ब्ल्याडर। मिन्स मर्मको नामबाट नै हामीलाई थाहा भइरहेछ यो मर्म कसरी प्रभाव गरिरहेछ। यसलाई भनिन्छन् इन्द्रवस्ती। यसलाई नोट गरिलिनु, यो इन्द्रवस्ती मर्म कहाँ काम गर्छ। यसले हाम्रो युरिनको रिटेन्सनमा, यसले डायबिटिक पेशेन्ट्समा हामी गराउन सक्छौँ यसलाई, जसको स्टूल पास भइरहेको छैन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि स्टूल आइरहेछ तर पास भइरहेको छैन, त्यहाँ पनि इन्द्रवस्ती मर्मले अद्भुत प्रभाव गर्छ। यो इन्द्रवस्ती हो मर्म। यो हाम्रो मांस मर्म हो, यो पनि कालान्तर प्राणहर मर्म हो। एकदम राम्रो प्रभाव छ। क्लिनिकली यसलाई हामीले 4 अंगुल तल लिन्छौँ, तर सुश्रुतले यसलाई यहाँ मध्यमा बताएको छ, यहाँ 8 अंगुल तल, तर हामी क्लिनिकली यसलाई 4 अंगुल तल लिन्छौँ। 4 अंगुल तल गरे भने यसले राम्रो प्रभाव गर्छ। स्वस्थ व्यक्तिमा 5 देखि 8 चोटी, र रोगीमा 15 देखि 18, 0.8 सेकेन्ड। ओम नमः शिवाय। सर्टमा म बताउँदैछु तपाईलाई। यो क्षिप्र मर्म भयो, यो तल हृदय मर्म भयो, यो इन्द्रवस्ती मर्म भयो। अब आउँछ कुर्पर। कुर्पर सन्धि एल्बो जोइन्टलाई भनिन्छन् कुर्पर। यो हाम्रो एल्बो जोइन्ट छ। हेर्नु, यो एल्बो जोइन्ट तपाईहरुले देखिरहनु हुन्न, यो हाम्रो एल्बो जोइन्ट छ।
यो एल्बो जोइन्टको यो एउटा यो इन्टरनल यो मिडियल एपिकन्डाइल छ, यो हाम्रो ल्याटरल एपिकन्डाइल छ। दुईटैतिर हाम्रो इपिकन्डाइल छ। तपाईहरुले गौर गर्नुभयो होला, यो इपिकन्डाइल भन्दा अलिकति तल जानु छ, माथि जानु होइन, अलिकति भनेको यो एक औंलाको जुन डिस्टेन्स छ नि, यति जुन डिस्टेन्स छ, यति डिस्टेन्स हामीले तल जानु छ र यसलाई जोडले तपाईले प्रेस गर्नु छ, किनभने यो सन्धि मर्म छ। कसरी यसलाई प्रेस गर्नुस्, रिलिज गर्नुस्, प्रेस गर्नुस्, यसरी यो यसरी प्रेस गर्नु, रिलिज गर्नु, प्रेस गर्नु, रिलिज गर्नु, यो प्रेस रिलिज। फेरि म रिपिट गर्छु, यो हाम्रो मिडियल एपिकन्डाइल हो, यो ल्याटरल एपिकन्डाइल हो। दुईटै भन्दा एक औंला तल जानु छ हामीले। तल मिन्स टुवर्ड्स रेस्ट जोइन्ट। अनि यसलाई तपाईले कहिलेकाहीँ तपाईहरुले गौर गर्नुभयो होला, कहिलेकाहीँ अचानकले यहाँनिर चोट लागिहाल्छ त झन्न जस्तो हुन्छ, एकदम जस्तो करेन्ट जस्तो लाग्छ। यो एक्चुअली यो मर्म स्थान हो, यसलाई कुर्पर मर्म भनिन्छन्। यो हाम्रो मेटाबोलिजमलाई कन्ट्रोल गर्छ, जस्तो मोटापा, ओबेसिटी, वेट लुज गर्छ यसले। हाम्रो लिपिड प्रोफाइल जसलाई गडबड छ त्यसलाई हामीले सजेस्ट गर्छौं। कुर्पर मर्म हो यो, सन्धि मर्म हो, एकदम फाइदा गर्छ यसले। डाइजेसनको प्रब्लम छ, मेटाबोलिजमको प्रब्लम छ, मेटाबोलिक डिसअर्डर जस्तो मोटापा भन्छन्, एकदम वजन बढ्नु र जस्तो खाना नपा जो हाम्रो अग्निको समस्या छ, अनि खाना ठिकदेखि राम्ररी त्यसको पाचन प्रक्रिया ठिक भइरहेको छैन, त्यो सबमा यसले कुर्पर मर्मले एकदम राम्रो काम गर्छ। त क्षिप्र, तलहृदय, इन्द्रवस्ती, क्षिप्र, तलहृदय, इन्द्रवस्ती, कुर्पर। ठीक छ, एकदम क्लियर छ। म सर्टमा बताउँदैछु तपाईलाई। तपाईहरुलाई पहिले त मैले ब्लड प्रेसरको प्रब्लमलाई ठिक तपाईहरु अब्जर्भ गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई जे पनि बताएँ त्यसमा विश्वास नगर्नु होला। आफ्नो ओपीडीमा कुनै ब्लड प्रेसर बढेको पेशेन्ट आएको छ, त्यसको तलहृदय मर्म स्टिमुलेट गरेर त्यसपछि ब्लड प्रेसर लिनु होला। ट्राई गर्नु होला आफ्नो घरमा पनि। तमाम सारे हाम्रो बाआमाले ब्लड प्रेसरको दबाई औषधि खाइरहनु होला, उनीहरुले एक दिन ट्राई गर्नु। कति यसले तल ल्याउँछ? 50 mmHg। यो एकदम 50 mmHg को प्रभाव हामीले अब्जर्भ गरेका छौं। लेकिन यो टेम्पररी हुन्छ हैन। त्यसले यो मैले भनेको होइन कि तपाई बीपी को दबाई बन्द गराइदिनु और बस तलहृदय मर्म नै स्टिमुलेट गराउनु, त्यो होइन। जसले लगातार ब्लड प्रेसरको औषधि लिइरहेछन् तिनीहरू आफ्नो बीपी को औषधि खाउन्, तर यो साथमा तलहृदय मर्मको स्टिमुलेसन पनि गरौँ। त यो एउटा यसले धेरै बिस्तारै त्यो औषधिबाट छोडाउने हामीले प्रयास गर्न सकिन्छ। विशेष गरी जुन अहिले अर्ली एजमा जुन हाइपरटेन्सिभ पेशेन्ट्स जुन यङ एजमा भइरहेको छन् उनीहरूलाई यो धेरै प्रभाव गर्छ। यो कुर्पर भयो। कुर्पर पछि माथि आयो भने यो आणी मर्म छ। हेर्नुस्, यो एल्बो जोइन्टबाट 4 अंगुल माथि आउनुस्, यो आणी हो। यो एल्बो जोइन्ट 4 औंला माथि, यो आणी छ। यो आणी मर्म। त्यसको प्रभाव हाम्रो लङ्समा हुन्छ। लङ्स भनेको हाम्रो जुन रेस्पिरेटरी सिस्टममा यसले राम्रो प्रभाव गर्छ। कुर्पर सन्धि एल्बो जोइन्टबाट 4 अंगुल माथि हो, यो आणी मर्म भनिन्छ यसलाई। यो हाम्रो जस्तो रेस्पिरेटरी या और हाम्रो जुन लङ्सको क्यापेसिटी ठीक छैन, जसलाई ट्युबरक्लोसिस जस्तो प्रब्लम भएर लङ्समा धेरै फाइब्रोसिस भइरहेको छ, तिनीहरूलाई हामीले यो आणी मर्म सजेस्ट गर्छौं। यसको लोकेसन के हो? ठीक हाम्रो एल्बो जोइन्ट भन्दा 4 अंगुलमा आणी मर्म। र आणी मर्मको त्यो आणी मर्मबाट 4 अंगुला माथि गयो भने अर्को मर्म छ, त्यसको नाम छ उर्वी। यो आणी र उर्वी बहिनी हो। यो फेरि रिपिट गर्छु, एल्बो जोइन्टबाट 4 अंगुला माथि आणी मर्म र आणी मर्म भन्दा 4 अंगुला माथि उर्वी मर्म। क्लियर है? क्लियर है ना? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? एक्चुअली मैं यहाँ से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ काठमांडू में, और वो भी जूम से। तो शायद मैं आपको, मेरा आदत है पढ़ाने का ऑनलाइन, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। फिर से रिपीट करता हूँ, एल्बो जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर ये हमारा आणी मर्म, और इससे 4 अंगुल ऊपर हमारा उर्वी मर्म। इन दोनों का प्रभाव रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, हमारे प्राणवायु पर है, प्राणवायु संस्थान पर है। ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपने क्या क्या जाना? तलहृदय, क्षिप्र, इन्द्रवस्ती, कुर्पर, आणी, उर्वी। अब लास्ट मर्म बता के मैं आपको लास्ट मर्म बताऊंगा, इसका नाम है अंश। और इसके बाद मैं आपको एक फ्रोजन शोल्डर के लिए टिप्स दूंगा जो आप अपने रोगियों में प्रयोग करिएगा, और आपके रोगी में लाभ मिला तो मुझे याद कीजिएगा, भगवान शिव को याद कीजिएगा और मर्म को याद कीजिएगा। इसका नाम है अंश मर्म। तो ये अंश मर्म कैसे करते हैं हम?
तो आप अपने ना बाजू को सीधा रखिए, ये जो आपका जो ये शोल्डर है सीधा रखिए, और जो हैंड को 45 डिग्री पे रखिए। यू हैव टू पुट योर हैंड ऑन 45 डिग्री, और आपकी जो तर्जनी है उसको आप यहाँ पे रखिए, गर्दन के पास, एकदम गर्दन के पास। और जहाँ पे मिडिल फिंगर आती है वो क्लेविकल के ठीक पीछे आती है, देखिए आप ठीक क्लेविकल के पीछे आ रही होगी, उसको प्रेस करिए, रिलीज करिए। थोड़ा पेन होगा वहां पे, ध्यान दीजिएगा, ये स्नायु मर्म। उसको प्रेस करिए, रिलीज करिए, प्रेस करिए, रिलीज करिए, प्रेस करिए, रिलीज करिए, 5 से 8 बार। फिर से ध्यान दीजिएगा, शोल्डर 90 डिग्री पर, हैंड 45 डिग्री पर, तर्जनी उंगली गर्दन और हमारे इसके गर्दन के ठीक किनारे पर, और जो मिडिल फिंगर है वो हमारी ठीक देखिएगा, यहाँ पे कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट होता है जो वहां पे आता है, ये ठीक जो हमारा क्लेविकल इसके ठीक पीछे है। ये हमने 5 से 8 बार करना है, ये स्नायु मर्म है। इसी को इधर से दोबारा दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो आप इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से। ये महिलाओं में फिर से मैंने बताया कि बाएं तरफ का पहले करना है, दाहिनी तरफ का बाद में। पुरुषों में, मेल्स में दाहिनी तरफ का पहले और बाईं तरफ। अब इन लास्ट में बताता हूँ आपको, आपके पास फ्रोजन शोल्डर का कोई मरीज आ गया, कंधा जाम हुआ मरीज आ गया, मैं इसीलिए आपको ये बताया मैंने शॉर्ट में। तो आपने कुछ नहीं करना है, आप अभी लेके, आपके यहाँ किसी का कंधा जाम हो, आप अभी लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे कंधा ऊपर नहीं जा रहा हो अगर ऐसे ऊपर, और फिजियोथेरेपी करा रहा हो 5-5 साल से, 6-6 साल से, आपकी ओपीडी में आ रहा होगा। हाँ, अगर आप में से किसी का कंधा जाम हो, ऊपर नहीं जाता हो, ठीक से दर्द होता हो, आपको अभी मैं बताता हूँ, आप क्षिप्र करिए पहले 15 से 18 बार। उस मरीज का आप क्षिप्र करिए 15 से 18 बार, क्षिप्र। पहले क्या करना है, क्षिप्र करना है, ध्यान दीजिए, पहले आप उसका क्षिप्र करिए। आप एक दूसरे का भी कर सकते हैं चाहे तो, अगर आप चाहें तो एक दूसरे का वर्कशॉप है ना, तो आप चाहें तो एक दूसरे का भी कर सकते हैं। क्षिप्र करिए, फिर आप कुरपर करिए, ये कुरपर, कुरपर करिए, कस के, कुरपर कस के दबाना है, ध्यान दीजिएगा, संधि मर्म है, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप क्षिप्र, कुरपर, कुरपर करना है। महिलाएं पहले बाईं तरफ का करेंगी, पुरुष पहले दाहिनी तरफ का, दोनों तरफ का करेंगे, लेकिन फ्रोजन शोल्डर है तो जिस तरफ का ज्यादा जाम है पहले वो करेंगे। उसके बाद आणी करना है आपने, आणी, आणी करना है 15 से 18 बार। जिससे कंधा जाम है, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए बता रहा हूँ, जिसको फ्रोजन शोल्डर है। फिर आपने उर्वी करना है 15 से 18 बार, और फिर ये अंश करना है, मैं लिख के दे रहा हूँ। उसका कंधा एक सिटिंग में ही ऊपर जाएगा, और आपका वो नमस्कार करेगा आपको, और कहेगा डॉक्टर साहब आप में तो, आपके हाथ में तो जादू है, ये जादू मर्म का है, ये जादू किसी चीज का नहीं है। तो नोट कर लीजिए, फ्रोजन शोल्डर में क्षिप्र, कुरपर, आणी, गुर्वी, अंश। हम लोग इसको एक फार्मूला बना रखे हैं, KKAUA। क्षिप्र, के फॉर क्षिप्र, के फॉर कुरपर, ए फॉर आणी, यू फॉर उर्वी, एंड ए फॉर अंश। तो ये फ्रोजन शोल्डर है। तो हमने आपको आज मर्म में हाइपरटेंशन के मरीज को ट्रीट करना बताया, हमने फ्रोजन शोल्डर के मरीज को ट्रीट करना बताया, हमने जिनको मेमोरी लॉस होती है उनके लिए आपको पॉइंट्स बताए, हमने हियरिंग लॉस के लिए पॉइंट बताए, हमने अपान वायु के लिए, टेक्टाइल सेंसेशन के लिए पॉइंट बताए, हमने जिनको मानसिक उद्वेगना है उनके लिए पॉइंट बताए, हमने आपको स्ट्रेस से कम करने के लिए पॉइंट्स बताए। आपने देखा होगा शिरोधारा जब हम करते हैं, तो धारा हम यहाँ स्थपनी से इधर और फिर स्थपनी से इधर ले जाते हैं, ये हमारे अपांग मर्म, शंख मर्म, इन सबको स्टिमुलेट करता है। आई थिंक दैट मैले जति पनि तपाईहरुलाई बताएँ सर्टमा, जुन हेडको हाम्रो मर्म छ, हाम्रो एक्सट्रिमिटिजमा हाम्रो ह्यान्डको जुन मर्म छ, त्यो मैले इम्पोर्टेन्ट मर्म तपाईहरुलाई बताएँ। मलाई उम्मेद छ कि तपाईहरुले यो लेक्चर प्र्याक्टिकली तपाईहरुलाई यो काम आउँछ तपाईको ओपिडीमा। भविष्यमा कहिले पनि यस्तो मौका लाग्यो भने हामी यसमा डिटेलमा चर्चा गर्छौं। अहिले डिटेल चर्चा भएन यसमा। यही क्वेश्चन है तपाईको, तो डॉक्टर यादव सर, अगर आपके किसी भी चिकित्सक के मन में कोई प्रश्न है तो आप उनको दे सकते हैं माइक, तो अगर है यहाँ पर, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब पार्टिसिपेट कर रहे, थोड़ा मणिबंध भी बता दीजिए, इन लोग को रिवीजन हो जाएगा। क्या बता दें सर? मणिबंध, अच्छा, मणिबंध छोड़ दिया था। ठीक ठीक, बड़े आपके पार्टिसिपेंट बड़े स्मार्ट हैं। तो मणिबंध, मणि का अर्थ होता है, देखिए मणि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने गौर किया होगा कि मणि और बंध कितना बढ़िया नाम है। देखिए, मणि को बांधने वाला, मणिबंध, और बंध करने वाला, यानी कि अब मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं,
हमारे यहाँ मणि शब्द का जो इस्तेमाल होता है, अगर हिंदी में आप देखेंगे तो शिश्न मणि के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारी ग्लांस पेनिस है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और बंद का अर्थ है बांधना। दुनिया में पहले हमारे भारतीय आपने संस्कृति में देखा होगा कि बहुत बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। आपने देखा होगा कि गुरु पूर्णिमा पे हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं कि हमको कलावा बांध दे करके हैं हाथ में। ये मजाक, ये केवल हमारे जो ये परंपराएं हैं, ये केवल मजाक नहीं है, ये हमारी जो सेक्सुअल एरोगेंस है, यानी कि जो हमारे अंदर कामुकता है, हमारे अंदर जो व्यभिचार है, हमारे अंदर जो कुविचार है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको कंट्रोल करने वाला ये संधि मर्म है। इसको मणिबंध कहते हैं। कहते हैं ना, ये न बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबल रक्षित माचल माचल। जब आप रक्षा सूत्र बंधन कराते हैं तो पंडित जी ये वाला सूत्र बोलते हैं। तो ये हमारा कलावा जो है ये मणिबंध पे बंधा हुआ है, आप देख रहे हो। अच्छा, एक बड़े मजे की बात आपको बता दूं, जब आपके डॉक्टर यादव जी ने मुझे समय दिया है, ये जितने भी मर्म स्थान है आप गौर से देखेंगे जो हाथ के हैं, ये सब आपके अंगों से संबंधित है। आप अगर मणिबंध आप दोनों हाथ को खड़ा करके देखें ऐसे, तो आप ऐसे सीधा रखें तो मणिबंध कहाँ पे आ रहा है, जरा गौर से खड़े होके आप देखें, बैठ के तो शायद आपको पता ना चले, तो आप देखेंगे उस, हाँ देखिए 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 डॉक्टर साहब, मणिबंध कहाँ पे आ रहा है, दोनों के बीच में रेखा खींचिए आप अगर, तो आप गौर से देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ रहा है। गौर से देखिए आप, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आ रहा है। आप मणिबंध से ऊपर जरा कुरपर के बीच में रेखा खोल के देखिए आप, तो ये आपके लीवर पे आ रहा है, आपके पैंक्रियास पे, कुरपर, दोनों कुरपर के बीच में अगर आप रेखा खींच के देखें, कुरपर संधि के बीच में, तो ये देखिए आपको ये आपके लीवर पे पैंक्रियास पे आ रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म। आप यदि आणी को देखें तो ये आपके लंग्स के लोअर पार्ट पे आ रहा है। आप अगर उर्वी को देखें तो ये लंग्स के अपर पार्ट पे आ रहा है। तो ये अगर आप सीधे रेखा खींचेंगे ना, तो देखिए उर्वी लंग्स के अपर पार्ट पे, आणी लंग्स के लोअर पार्ट पे, पर आपके लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन पे। इंद्रवस्ती देखिए, बड़े मजे की बात है, इंद्रवस्ती आपके आ रहा है ब्लैडर पे, देख लीजिए आप, इंद्रवस्ती सीध में ब्लैडर पे, मणिबंध आपके जेनाइटल, यूरिनो जेनाइटल ऑर्गन्स पे। आप बैठ जाइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप देखेंगे कि जो भी मर्म स्थान है वो खुद ही बताते हैं कि इनका प्रभाव कहाँ है। तो मणिबंध का प्रभाव जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे है, यानी हमारी नेगेटिव जो सेक्सुअल अर्ज है। इसीलिए देखते होंगे हमारे यहाँ बलात्कार ना हो, रेप ना हो, व्यभिचार ना हो। भाई बहन के संबंध को निभाने के लिए, बहने भाई को सुरक्षा रक्षा के लिए कलावा बांधते। अब इसका स्टिमुलेशन कैसे करेंगे, बड़ा आराम है, चित्र किया आपने, मणिबंध उसके बाद करते हैं। तो क्या करना है आपने, अपने अंगूठे को ना इस अंगूठे के नीचे रखिए, यू हैव टू पुट योर थंब बेस पे रखिए, और अपनी तर्जनी से इसको बांध, इसको टच कर दीजिए इंडेक्स को अंगूठे पे, और पूरा बंद, पूरा आपने पूरा का पूरा अपना इस तरह से एक बांध देना है, इस प्रकार से इसको कवर कर देना है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, बड़े मजे की बात है, आपको गुस्सा आ रहा हो कभी ना किसी पे, किसी झगड़ा हो गया आपका मान लीजिए, अब आपका झगड़ा हो गया है, सामने बैठा हुआ है, उसने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, पहले की उल्टो बोल बंद दियो, तो आप उसको कुछ नहीं करना है, आपने मणिबंध आपने घुमाना है ऐसे। तो एक तो क्या होगा, वो डर जाएगा, कहेगा ये डॉक्टर साहब कुछ घुसा घुसा मारने का प्लान कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बात आएगी, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आप अपने आप को कूल डाउन कर रहे हैं। दिस मर्म स्थान विल कूल डाउन योर सेल्फ। एंगर वो कम करता है आपका, यानी जो भी नेगेटिव है, काम, क्रोध, वासना, अहंकार, जितनी भी हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको ये मणिबंध मर्म कम करता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपराओं में कलावा बांधने का, रक्षा सूत्र बंधन का, राखी बांधने का, ये सारा विधान हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में है, नेपाल की संस्कृति में भी है, भारत की संस्कृति में भी है। तो हमारी जो भी चीजें आपने देखा, हम तिलक लगाते हैं, हम कान छेदते हैं, कान में बाली पहनते हैं, इधर हम चुटिया रखते हैं, है ना, और जो भी हम करते हैं, अभी बहुत सारी चीजें थी जो मैं आपको बताता, पर समय कम है, तो मैंने 1 घंटे में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताने की बात सोची। मर्म अपने आप में बहुत बृहद एक विषय है। मेरी उम्मीद है कि आपके मन में एक जागरूकता आएगी जब आप फ्रोजन शोल्डर के मरीज को ठीक करेंगे, जब आप किसी मरीज को स्ट्रेस आ रहा है तो बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा करो, मणिबंध को घुमाओ, जब आप किसी का हार्मोनल प्रॉब्लम है तो क्षिप्र बताएंगे थायराइड की प्रॉब्लम में, जब किसी का ब्लड प्रेशर है तो आप उसको तल हृदय बताएंगे, जब आप किसी को यूरिन नहीं हो रहा है तो इंद्रवस्ती मर्म बताएंगे आप उसको, जब किसी को वजन बढ़ रहा है,
किसी का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, किसी को मेटाबॉलिक गड़बड़ है तो आप ऊपर बताएंगे, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम है रिलेटेड तो आणी उर्वी बताएंगे, किसी का कंधे से रिलेटेड समस्या है तो उसको अंश बताएंगे। और मैंने आपको बताया कि अधिपति मर्म तो आपको सुबह और शाम आप करेंगे ही करेंगे, खुद के लिए भी करेंगे आप इन मर्मों को। तो इसके साथ ही मैं, और यादव जी कुछ और पूछना चाहें आपके पार्टिसिपेंट्स तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में आए, कुनै पनि सवाल तपाईँको मनमा छ बेहिचक तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा जोर से बोलिए सर, खड़े हो जाइए। कुरपर मर्म है ना सर? हाँ 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 ये टेनिस एल्बो को जो समस्या होती है यहाँ पर सर, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हाँ बहुत फायदा करता है उसमें। तो तांबा के तार के रिंग लगाया जाता है सर, तांबा का तार, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, तांबा का तार यहाँ पे बांधते हैं, वो एक्चुअली मर्म का ही प्रभाव है। एक्चुअली वो क्या करते हैं, तांबा का तार जनरली यहाँ पे बांधते हैं, और वो लोग आप पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका जो कि तो कॉपर है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। और निश्चित रूप से इसका जो ये आणी उर्वी, ये हमारे आणी मर्म और कुरपर मर्म के बीच में बांधा जाता है। निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे प्राणवायु पर भी है और इसका प्रभाव हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, तांबे का तार जो बांधते हैं, बांधना चाहिए सर ना? जी 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 बिल्कुल, इसका भी प्रभाव मर्म पे है, दोनों मर्मों के बीच में इसको बांधा जाता है। कितना बुद्धिमान थे हमारे पुराने लोग, वो बताते नहीं थे। सरदार लोग कड़ा पहनते हैं, वो मणिबंध पे पहनते हैं, देखिए आप, क्योंकि सरदार लोग जो हैं वो आप देखे होंगे कि वो लोग लड़ाई में युद्ध में जाने वाले होते हैं, तो नेगेटिविटी ना आए पॉजिटिविटी आए, इसलिए वो लोग सब कड़ा पहनते हैं। तो हमारे यहाँ कड़ा पहनने का भी जो परंपरा है, विधान है, वो इसी से रिलेटेड है। अभी तो आगे मैं पैर का मर्म बताता तो आपको बताता, महिलाएं जो पायल पहनती हैं, जो अंगूठे में बिछिया पहनती हैं, ये सारी चीजें आपको जो है वो मर्म स्थान से जुड़ते हैं। तो और कुछ पूछना हो तो पूछिए, आप माइक ट्रांसफर करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में कोई ऐसा सवाल भी आ रहा हो जो लगे कि सर पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सवाल आप पूछ सकते। जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है सब पार्टिसिपेंट की तरफ से, ये लोग बता रहे कि ये 3 दिन से मर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम आपके ये देंगे, लेकिन ये लोअर लिम्ब का मर्म भी ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा रिवीजन करवा दे आपके मुख से। पूरा मर्म जो अभी तक बताया, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब का भी, क्यों नहीं क्यों नहीं, बड़े आपके पार्टिसिपेंट बहुत इंटरेस्टेड है। ट्रॉमेटिक इंजरी से सफर है, मैं स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ सब पार्टिसिपेंट की ओर से और मेरे व्यक्तिगत ओर से। चलिए मैं लोअर एक्सट्रीमिटी के मर्म भी आपको बताता हूँ। लोअर एक्सट्रीमिटी के भी मर्म मैं आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त है। मैं आपको थोड़ा प्रयास करूंगा इसमें, एक मिनट में अपना कैमरा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दूसरे कैमरे से मैं आता हूँ। मैं आपको, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में मैं आपको मर्म दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, मैं शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट कर, ये देखिए लोअर एक्सट्रीमिटी में सेम टू सेम दिख रहा है आपको। सेम टू सेम आपने क्या करना है, ये आपका ग्रेट टो है, दिस इज योर ग्रेट टो एंड दिस इज योर सेकेंड टो एंड दिस इज मिडिल टो। बीच वाली जो अंगुली है उससे आपने सीधा रेखा खींचना है, सीधा रेखा खींचना है और उसको काट देना है। यानी कि आपके बिल्कुल पैरों के सेंटर पे जो पॉइंट आता है, देखिए आप ये देखिए, ठीक है, सेंटर पे पॉइंट जो आता है ये तल हृदय है, ये पैर का तल हृदय, इसको बोलते हैं पाद तल हृदय। तो ये क्या है, देखिएगा आप, इसका जो हमेशा क्या है ना, ये हमेशा हमारे अर्थ से कनेक्टेड रहता है। जैसा हमारा अपर एक्सट्रीमिटी का तल हृदय है, वैसा ही हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी का भी ये तल हृदय है। बस प्रभाव क्या इसका फर्क है, ये हमारे शरीर में पार्थिव जो अर्थ एलिमेंट है उसको ये मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है, पृथ्वी महाभूत को ये रेगुलेट करता है। निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर में आप करेंगे तो वहां पे भी ये काम करेगा, वहां पे भी इसका प्रभाव आपको मिलेगा। तो ये हम इसको कहते हैं तल हृदय। क्योंकि हमने अपर एक्सट्रीमिटी का तल हृदय आपको बता दिया है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी का जो तल हृदय है वो भी सेम टू सेम वैसा ही प्रभाव है उसका। तो आप कहेंगे कि सर ब्लड प्रेशर में दोनों मर्म करने हैं, नहीं, दोनों मर्म करने की जरूरत नहीं है, पैर के और हाथ के दोनों करने की जरूरत नहीं है। आपने हाथ का भी कर दिया तो काफी प्रभाव मिलता है। लेकिन कोई मरीज मूर्छित हो गया है, गिरा हुआ है, किसी को दौरा पड़ गया है अगर, तो पैर का तल हृदय मर्म भी आप करिए और हाथ का भी तल हृदय करिए, खासकर मिर्गी के दौरे में बहुत प्रभाव देता है। ये हो गया तल हृदय। इसी प्रकार से अंगूठे और
ग्रेट टो और फर्स्ट टो, जैसे आपने अपर एक्सट्रीमिटी में देखा था, ऐसे ही लोअर एक्सट्रीमिटी में भी ग्रेट टो और फर्स्ट टो के बीच में यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शायद आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, स्पॉटलाइट करने का प्रयास करता हूँ शायद। चलिए, आपको दिख ही रहा होगा, मैं दिख रहा है ना? हाँ, तो ये ग्रेट टो और फर्स्ट टो के बीच में अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पैर का क्षिप्र मर्म है। तो ये देखिए, पैर के क्षिप्र मर्म कैसे करना है, तो ये ऐसे ही जैसे आपने हाथ का किया था ना, वैसे ही पैर का करना है। ये पैर का आपने देखा होगा, साधु महात्मा लोग खड़ाऊ पहनते हैं, जो खड़ाऊ पहनते हैं तो खड़ाऊ का जो वो दबा के रखते हैं, वो यही पॉइंट को दबा के रखते हैं। ये पॉइंट जो है हमारा ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह करता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमारे साधु महात्मा लोग जो है ना, अपना एक क्षिप्र मर्म दबा के रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मर्म को दबाने से अलग प्रभाव है, मर्म को उत्प्रेरित करने से अलग प्रभाव है। अगर आप इस मर्म को दबा के रखेंगे तो ये ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह देगा। लिख लीजिए आप, क्षिप्र मर्म को दबाए रखने से ब्रह्मचर्य और मनोनिग्रह प्रभाव मिलता है, जबकि इसको स्टिमुलेट करने से उल्टा प्रभाव मिलता है। उल्टा प्रभाव का मतलब किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, किसी को लॉस ऑफ लिबिडो हो, तो उसमें ये काम करता है। ये सेम टू सेम हाथी की तरह का मर्म है क्षिप्र मर्म, ये भी स्नायु मर्म है, अर्धंगुल प्रमाण का। हाथ का मैंने जैसे बताया था आपको, वैसा ही ये पैर का क्षिप्र है। आपने गौर किया होगा, यहाँ पे ना महिलाएं जो है अंगूठी यहाँ पे बिछिया पहनती हैं, या फिर आपने देखा होगा साधु महात्मा लोग या गांव घर में भी जो पुराने लोग हैं वो लोग खड़ाऊ पहनते हैं। तो अभी मैं ये आपको पैर का क्षिप्र मर्म है, और पैर का क्षिप्र मर्म आपने देखा, मैंने आपको 2 मिनट कहीं गई है, मैं बुलाता हूँ उनको। तो ये ये क्षिप्र मर्म है, ये हमारी मैडम है, इन्हीं पे क्षिप्र मर्म दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, अभी नेपाल से हैं, अभी नेपाली में इनसे भी बात करा देंगे आपको। अच्छा, ठीक है। तो ये क्षिप्र मर्म है पैर का। अब आइए आप आगे थोड़ा सा, अब आइए आप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मर्म होता है जो बताना बहुत जरूरी है, इसका नाम है गुल्फ। जो ना गुल्फ बोलते हैं, जो हमने ऊपर मणिबंध देखा था ना, वही गुल्फ है। तो ये थोड़ा सा आपको इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। जो हमारा मैल्यूलस है, इसको बोलते हैं मैल्यूलस, इसको बोलते हैं मैल्यूलस बोन। ये जो है ना हमारा मैल्यूलस नाम की हड्डी है, तो ये इधर बाहर भी है। देखिए, ये लैटरल मैल्यूलस बाहर वाला नहीं करना है आपने, आपने अंदर वाला मैल्यूलस करना है। ये अंदर वाला मैल्यूलस। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपको शायद ये समय कम हो रहा होगा, ये जो मैल्यूलस का हड्डी है यहाँ पे ना आप दबाएंगे ना एक जगह पे, तो आपको एक स्पार्क सा फील होगा। आप अपना दबा के देखिए जरा जरा, ये जो हड्डी है ना गोल वाली, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, पहले नेपाली में गुली गांठो भंचन, शायद जहां तक मेरे ख्याल से पहले था। इतना नेपाली अच्छा नहीं, वही बता रही है, शायद गुली गांठो शायद है ना। तो ये गुली गांठो वाली जो हड्डी है आपकी, यहाँ पे आप एक जगह प्रेस करेंगे ना, तो आपको एक स्पार्क मिल रहा होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, अपने अंगूठे को यहाँ फिक्स करना है, और आपने देखिए ऐसे करना है। ये देखिए, ये ऐसे ना एक चाबी बनानी है। यहाँ पे चाबी बनाइए आप, यहाँ पे ना अंगूठे को ऐसे फिक्स करिए और एक चाबी बनाइए। हाँ, और चाबी बना के ना इसको ऊपर की तरफ झटका देना है, ऊपर की तरफ। ये ऊपर, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऊपर की तरफ टुवर्ड्स लिम्ब। इसको आपने ऊपर की तरफ ऐसे, इसको ऊपर की तरफ झटका देना है। स्पार्क फील हो रहा होगा, देखिए आप। हाँ, पैर जरा करके देखिए, अपना नहीं दूसरे का करके कर सकते हैं आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक दूसरे का कर सकते हैं। शायद अपना करने में दिक्कत हो रही होगी, तो एक स्पार्क फील होगा आपको। देखिए, फिर से देखिए, दिस इज द गुल्ली, दिस इज द बोन, दिस इज कॉल्ड मैल्यूलस। यहाँ पे आपको स्पार्क सा फील होता है। वहां पे आपने अपनी इंडेक्स फिंगर की चाबी बनानी है, और चाबी बना के इसको ऊपर की तरफ झटका देना है। ऊपर की तरफ झटका देंगे ना आप, तो ये आपको एक स्पार्क करेगा। स्पार्क जैसे लगता है बिजली का करंट चल रहा हो, ऐसा करंट चलता है इसमें। तो इसको बोलते हैं गुल्फ। देखिए, गुल्फ मर्म के बारे में कहा गया है, जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, गुल्फयो नार सिंही चपाद पृष्ठी तु तेजसी। आ रहा है स्पार्क, आ रहा है स्पार्क, आया है स्पार्क। हाँ, जिसका स्पार्क आ गया वो दूसरे को बता दीजिए, कुछ लोगों में नहीं आ रहा होगा। तो ये जो मर्म है, गुल्फयो नार सिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुले सुरक्षित पा अधस्तल बासिनी। कहा गया है कि ये मर्म जो है, इसकी हमारे शरीर में, कहा गया है कि हमारे शरीर में इसकी रक्षा करनी चाहिए हमको। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते होंगे, नव दुर्गा जब पाठ करते हैं तो वहां पे ये सूत्र आया है। तो ये हमारा गुल्फ है।
गुल्फ मर्म बहुत प्रभावी है। ये जो लोग पोलियो माइलेटिस, आज तो पोलियो की प्रॉब्लम है नहीं हमारे देश में, अब पोलियो मुक्त हो चुका है भारत तो, लेकिन जिनमें पोलियो की वजह से डिसेबिलिटी है या जो लंगड़ा के चलते हैं या जिनमें कभी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, उनमें ये मर्म बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारा गुल्फ मर्म है। ये गुल्फ मर्म लिख लीजिए आप। ठीक जो हमारा अपर एक्सट्रीमिटी में अभी जो आपने पढ़ा था ना, अभी जो आपने जाना था मणिबंध मर्म, वैसा ही नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी में गुल्फ है। गुल्फ का भी वही महत्व है। तो गुल्फ मर्म स्पार्क करता है, इतना स्पार्क करता है कि बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाता है। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। मैं आया था नेपाल में, एक होटल में रुके थे हम, पेंशन वासना करके एक होटल है वहां पे हम रुके हुए थे, एक वर्कशॉप के लिए आए थे नेपाल काठमांडू में। तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो वहां पे मालूम चला कि कोई नए प्रकार के डॉक्टर आए, कुछ दबाते वबाते हैं तो मरीज को लाभ मिल जाता है। तो होटल का मैनेजर, आप पता कर लीजिएगा, होटल का मैनेजर था, उसके फादर को पैरालिसिस था, करीब वो 2-3 साल से बेड पे थे। तो उसको पता चला तो लेके आया। तो हम और हमारी टीम थी पूरी, सर भी थे हमारे साथ में, तो उसका गुल्फ मर्म किया स्टिमुलेशन। वो खड़ा हो गया भाई साहब, वो जो था व्हील चेयर छोड़ के खड़ा हो गया। और उसका जो लड़का था वो मतलब ऐसा कर कहने लगा सर चमत्कार हो गया। तो मैं बताऊं आपको कि उस समय मैं ये बात पता नहीं कहाँ से इंडियन एम्बेसी में पहुंच गई, और इंडियन एम्बेसी में वहाँ पे काउंसलेट थे सीपी सिंह, उनका फोन आया मेरे पास, यार नवीन जी आप जो है हमसे मिल सकते हैं आप आकर के। तो हम वहाँ पे कोई इंटरनेशनल होटल है, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई उनसे। तो उन्होंने हमको कहा कि नेपाल में मर्म चिकित्सा को प्रचारित कीजिए आप, बहुत ज़रूरी है, ये हमारी वैदिक विद्या है, इसको लोगों को सीखना चाहिए। तो इतना प्रभावशाली है ये गुल्फ मर्म, मैं बता रहा था आपको। तो ये गुल्फ मर्म ऐसे मरीज जो बैठे हुए हैं, जो कई समय से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिनको पैरालिसिस है, तो ये कहा कि ये दो देशों की जो रिलेशंस हैं इनको बढ़ाने में भी काम करेगा। क्यों, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात हो जाएगी, क्योंकि चाइनीज जो सिस्टम है ये बहुत, नेपाल में बहुत ज्यादा लोग एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर सीख रहे हैं और हमारी जो वैदिक विद्या है उससे दूर जा रहे हैं। तो हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं उनको ये जब तक आप नहीं बताएंगे, उनको इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, तो ये नहीं, इससे बहुत अच्छा रहेगा करके उन्होंने हमको बुलाया था। फिर बहुत दिन तक उनसे हमारे कांटेक्ट रहे, शायद आजकल वो है नहीं है, नहीं जानता हूँ मैं। वो एकेडमिक सेक्शन देखते थे वहाँ पे, उनके थ्रू बहुत सारे लोगों का इंडिया में पीजी में भी एडमिशन हुआ। मैंने भी 1-2 लोगों को बोला था, वो काफी प्रभावी हुए, इससे बहुत प्रभावित हुए वो, इस विद्या को जान के। वो थे अल्मोड़ा के, यहीं के थे, तो बहुत प्रभावित हुए वो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मर्म की इस विद्या से आप दूसरों में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो ये गुल्फ मर्म है। इसी प्रकार से पैर का इंद्रवस्ती मर्म, देखिए मैं दिखाता हूँ। पैर का इंद्रवस्ती मर्म जो है ये ठीक जैसे हाथ में देखा था ना आपने, हाथ में आपने 4 अंगुल पे देखा था, पैर में ये 8 अंगुल पर है। मैं आपको 1 मिनट इसको ऑन करता हूँ। पैर में आप देखेंगे तो पैर में ये ठीक जो है, ये आपने वहां से नापना है, जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट से आप नापिए, मेजर कीजिए और 8 अंगुल नीचे चलिए। यू है आपको तपाई लाई जो नी जॉइंट छ, तो नी जॉइंट बड़ा 8 अंगुल तला आउनु छ। जस्ट एट द काफ मसल्स यू विल गेट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस इट रिलीज इट, प्रेस इट रिलीज इट। फेरि म रिपिट गर्छु, जुन हाम्रो नी जॉइंट छ, त्यो नी जॉइंट बड़ा 4-4-8 अंगुल तल आउनु छ। अपर एक्सट्रीमिटी में 4 अंगुल नीचे आना होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी में 8 अंगुल नीचे आना होता है। और आपने कैसे करना है, तो ये दोनों हाथ को ऐसे रखना है ऊपर और नीचे अंगुली से प्रेस करना है। देखिए सेंटर में प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है, इनको काफ मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, इनको पैर में तकलीफ होती है, पैर में सुन्नपन रहता है, लोअर एक्सट्रीमिटी की प्रॉब्लम होती है, वेरिकोज वेन्स है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आपने इंद्रवस्ती मर्म देखा, हाथ के इंद्रवस्ती मर्म की तरह होता है पैर का इंद्रवस्ती मर्म। हाँ, अब मैं आपको इसके बाद ना जानू मर्म दिखाता हूँ। मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उससे आपको और अच्छे से दिखेगा। तो ये जानू मर्म, जानू मर्म, इसके बाद इंद्रवस्ती के ठीक ऊपर जानू जो हमारा नी जॉइंट है उस पर हमारा जानू मर्म होता है। कनेक्ट कर लो जरा, उसमें मैं आपको जानू मर्म दिखाऊंगा। जानू मर्म जैसे हमारे शरीर में अपर एक्सट्रीमिटी में जो कुरपर मर्म है, वही लोअर एक्सट्रीमिटी में जानू मर्म। क्लिनिकल आयुर्वेद कहीं, क्लिनिकल आयुर्वेद। तो ये हमारा जानू मर्म है। जानू मर्म के बारे में कहा गया है कि जितने भी लोग जो ज्वाइंट डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, अभी दिखाता हूं मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूं उनको।
क्योंकि यहाँ पे इसी टेबल पे मैं उनको लाके उनका पैर ऊपर कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखोगे तो ये जानु मर्म है, जानु मर्म संधि मर्म है, ठीक है, हमारे नी ज्वाइंट पे होता है ये। और ये हमारे नी ज्वाइंट पर इसका जो प्रभाव है, ये संधिगत प्रॉब्लम्स में आप जानते होंगे आजकल बहुत लोगों को घुटने की समस्या है, घुटना प्रत्यारोपण बहुत कॉमन हो गया है। हाँ देखिए डॉक्टर साहब जानु मर्म पे एकदम हाथ पहुंच गया उनका, मैं देख रहा हूँ। तो बिल्कुल, तो बहुत समस्या है आजकल, घुटने की समस्या, घुटना प्रत्यारोपण, संधिवात, आमवात, तमाम सारी समस्याएं हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे आप घुटना प्रत्यारोपण एकदम आप रोक देंगे या घुटने का प्रॉब्लम बिल्कुल रोक देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि यदि आप इस मर्म स्थान को स्टिमुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके प्रभाव देगा। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही किया हुआ है, दोनों पैर सीधा कर लिया है, बहुत अच्छा किया आपने। और हम आपको जानु मर्म दिखाते हैं। नहीं तो अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाती तो मेरे पास एक लिंक है, मैं उससे मैं खुद अपना जानु मर्म कर रहा हूँ, मैं उसको आपको हो जाएगा। क्लिनिकल आयुर्वेदा है ना ये, एक मिनट, तो सीधे क्लिक करो ना, नहीं यहाँ से छोड़ो ना, इसमें सीधे स्विच करो। ये हो गया, इसे कट के ये हो गया कनेक्ट, हो गया हो गया हो गया कनेक्ट, हो गया हो गया हो गया, बोलो। हाँ मैं आपको जानु मर्म दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तुम्हारा कैमरा खराब है क्या? मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, मैं उसमें आपको जानु मर्म दिखाता हूँ, ये शायद इनका कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, जस्ट मैं उनको बुलाता हूँ। तो जानु मर्म जो है हमारा, अभी मैं वैसे मेरे पास इसका वो भी है, यूट्यूब पे मैंने खुद बता रखा है, तो वो भी है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें मैं खुद ही कर रहा हूँ इसको, इस मर्म स्थान को। तो आप इस मर्म स्थान को आप देख सकेंगे, मैं इसको शेयर कर देता हूँ, शायद अगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो आप, अपने अपने भी मर्म स्थान को आप स्वयं भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये मैं आपको, एक मिनट आप रुक जाइए, मैं शेयर कर रहा हूँ। जानु मर्म संधि मर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है, और ये हमारे जो पैर के जितनी भी समस्याएं हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि जो समस्याएं हमारी पैर से रिलेटेड हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। मेरा एक वीडियो है स्वमर्म प्राणासन, अगर आप वो देखेंगे उसमें सारे मर्मों का, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे जूम में, और यूट्यूब पे है वो लिंक, मैं उसमें आपको ये सारे मर्मों का उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे अपने मर्म स्थानों का स्टिमुलेट कर सकते हैं। वैसे आ गए हमारे भाई साहब, मैं इन पे आपको दिखाता हूँ करके। इधर आइए, नीचे पैर को ऊपर रखिए, इधर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ जानु मर्म कैसे आप स्टिमुलेट करेंगे। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये मैं इसको बिठा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बैठ जाओ, पैर सीधे करो, पैर सीधे करके बैठो। आपने क्या करना है, रोगी का दोनों पैर सीधा करना है, ये देखिए आपने ये, बस ये मैं दिखा पा रहा हूँ आपको शायद, ये नी जॉइंट है, इस नी जॉइंट पे दिख रहा होगा आपको शायद, ये नी जॉइंट है, और इस नी जॉइंट पर आपने दोनों हाथ सीधे लगाने हैं, इस प्रकार से लगा के इसको आगे की तरफ करना है, आपने ऊपर की तरफ करना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप रोगी का कर रहे हैं तो आपने ऊपर की तरफ करना है, थम्स अप करना है। देखिए दोबारा मैं बताता हूँ, व्हेन यू आर डूइंग फॉर अ पेशेंट देन यू हैव टू डू थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। देखिए हाथ कहाँ पे है, दोनों जो हमारे जो नी कैप है, नी कैप के दोनों तरफ है हमारा दोनों हाथ, दोनों अंगूठे, और दोनों तरफ के अंगूठे सीधे, और आपको थम्स अप करना है। और जब आप अपना कर रहे हैं तो करके दिखाओ बेटा, थम्स डाउन करना है। जब आप खुद का कर रहे हैं तो आपने थम्स डाउन करना है। चलिए आप खुद का करिए, तो दोनों पैर सीधा करिए, दोनों पैर सीधा करके आप थम्स डाउन करिए। हाँ थम्स डाउन करके देखिए, ये देखिए जैसे करके दिखा रहे हैं ये, जी 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 जी, थम्स डाउन, बहुत बढ़िया है ये, सीधा अंगूठा सीधा करके, हाँ थम्स डाउन करना है आपने, यस।
अगर आप पेशेंट का कर रहे हैं तो थम्स अप करना है, और आपने अगर अपना खुद का कर रहे हैं तो आपने थम्स डाउन करना है। तो ये हमारा जानू मर्म है। अगर आपको इंद्रवस्ती मर्म भी देखना हो तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ इन्हें, और अच्छे से आप देख लेंगे। भाई ऊपर करो, पैर का इंद्रवस्ती, ये पैर का इंद्रवस्ती आप और अच्छे से देख पाएंगे इनमें। आपने क्या करना है, नी ज्वाइंट से 8 अंगुल नीचे चलना है, नी ज्वाइंट से 8 अंगुल नीचे। तो ये आ गया पॉइंट, देखिए यहाँ पे ठीक काफ मसल्स पे आ गया। इसको आपने मिडिल फिंगर से, इस फिंगर से दबाना है, इस फिंगर से दबाना है, ये प्रेस करना है, ये प्रेस करना है, ये प्रेस करना है, ये प्रेस करना है। तो ये आपने देखा, इस प्रकार से हमने जानू मर्म का स्टिमुलेशन किया। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी के इंपॉर्टेंट मर्म मैंने आपको बताए। कौन कौन सा देखा आपने? आपने देखा तल हृदय, आपने देखा क्षिप्र, आपने देखा गुल्फ, आपने देखा इंद्रवस्ती, आपने देखा जानू। और ये मर्म हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी के इंपॉर्टेंट मर्म है। तो आई होप दैट और आपके कोई प्रश्न तो पूछिए। यादव साहब चले गए लगता है बाहर, कोई बात नहीं। तो ये हमारा मैं आपको यहीं पर है कुनै अरू क्वेश्चन छ भने सोध्न सकिन्छ, केही छैन। क्लियर बात डॉक्टर साहब, thank you very much and congratulations for the beautiful teaching and beautiful presentation. Thanks to all of you and thanks to Dr. Yadav and thanks to your National Institute for giving me an opportunity to explain this great knowledge of the Vedic knowledge. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारी नेपाली चेली को आगे लाने के लिए सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, नेपाली के लिए बहुत। और आपको हमारे साथ में 2 लोग आपको सहयोग कर रहे थे, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। जो आपने गुल्फ पर देखा वो मेरी वाइफ का पैर था, पैर का क्षिप्र देखा आपने उनका पैर था, और जो बाद में आपने जानू देखा वो मेरे बेटे का पैर था। एक्चुअली ये दूसरों पे दिखाते हैं, प्रकट होने के लिए कर रहे हैं। अच्छा मोनू, 1 मिनट आ जाओ, यहाँ बुला रहे हैं। ये हमारी वाइफ है मुग्धा शर्मा जी हैं, इनका नेपाली बताइए, नेपाली में सबसे मिलिए। ओके, नमस्कार आप सभी को। नेपाली में बोलो ना थोड़ा। सबैजना नमस्ते भनिरहेको नेपाली में बोलो। सबैलाई नमस्ते। हजुर हजुर हजुरहरूले धेरै पेशेन्टली सबै सुन्नुभयो, गर्नुभयो। उम्मीद छ राम्रो गरी समझमा आयो होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर हजुरलाई पनि र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई। नमस्ते मैडम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख कर। हजुर र सरको पनि अलिकति फर चेन्ज भइगयो के धेरै दिनबाट यो सब चीजबाट कट अफ चलिरहेछ उहाँको। आज उहाँको लागि पनि अलिकति रिभिजन भइगयो। सबैलाई नमस्कार हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। तो ये आपने बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमारे पास शेयर किए और ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब। हम मिलते रहेंगे और सब पार्टिसिपेंट्स तरफ से once again बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।